मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। तो भाई कैसे हैं आप सब लोग? एकदम फर्स्ट क्लास। उम्मीद है सब लोग एकदम स्वस्थ हैं, मस्त हैं और बहुत मन लगा के पढ़ रहे होंगे। तो चलिए दोस्तों, आज हम लोग बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्यूशन सीयूईटी के बारे में। ये जो पेपर है 23/5/2023 को थर्ड शिफ्ट में आया था, ठीक है। उस पेपर के सॉल्यूशन की हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, हम लोग देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर पहला कुछ इस तरीके से 5x + y। देखिए ये साफ साफ दिख रहा है कि लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का है। देन वन ऑफ द कॉर्नर पॉइंट्स ऑफ द फिजिबल रीजन, कॉर्नर पॉइंट पूछ रहा है आप लोगों से, ठीक है। तो स्वाभाविक सी बात है कि हमें बनाने पड़ेंगे कांस्टेंट, ग्राफ बनाना पड़ेगा। तो यहाँ पे x और y की वैल्यू इसके लिए निकाल लेते हैं। अगर दोस्तों मैं x की वैल्यू 0 रखता हूं, करेक्ट है, x की वैल्यू 0 रखूंगा तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 100, और y की वैल्यू अगर मैं 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 20। ये इसके लिए हो गया। फिर इसके लिए देख लेते हैं हम लोग, यहाँ पे x और y, ठीक। अगर x की वैल्यू में 0 रखता हूं तो y की वैल्यू 60 आ जाएगी, और y की वैल्यू 0 रखता हूं तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 60, ठीक है। यहां तक समझ में आ गया। अब अगर इन दोनों इक्वेशन को सोल्व कर लेते हैं हम लोग, 5x + y = 100 एंड x + y = 60। शॉर्ट आउट करेंगे तो y से y गया, 4x = कितना आ गया 40, तो x = कितना आ गया 10। यानी कि यहां पे x की वैल्यू 10 आ गई, x की वैल्यू 10 आ गई तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 50। अब ये कॉर्नर पॉइंट के बारे में बात कर रहा है, तो चलिए देखते हैं हम लोग, ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। यहाँ पे एक एक पॉइंट को देखते जाना है। यहाँ पे वहां पे ये कि 0 से लेकर 100 तक की चीजें बनानी है अपने को। y की जो देखिए ग्राफ भी इस तरीके से ड्रॉ करें, अगर जगह कम रहे पेज पर तो ये 100 और ये कहां तक जा रहा है 60 तक। तो इसका ग्राफ में बना लेता हूं, 10 20 30 40 50 60 70 80 90 और 100। ये यहां तक का पॉइंट मुझे लेना पड़ेगा, ठीक है। और x की वैल्यू जाएगी 60 तक, 10 20 30 40 50 60, ठीक है। ये वाला मैक्स टू मैक्स यहाँ जाएगा। अब देखो इसके बारे में बात करते हैं। x = जब मैं 0 लेता हूं, x की वैल्यू दोस्तों 0 लेता हूं तो y की वैल्यू कितनी आती है 100, मतलब मुझे ये वाला पॉइंट मिलता है। और x की वैल्यू जब हम लोग 20 लेते हैं, ठीक है, तो y की वैल्यू क्या मिलती है 0, ठीक है। x पे अपन अगर 20 जाते हैं तो y कितना मिलता है अपने को 0। तो ये वाली जो लाइन है ये इस तरीके की बनेगी, ठीक है, इस तरीके जा रहे हैं। तो ये वाला पॉइंट देखो, ये 0 और 100, एक पॉइंट ये हो गया। और ये वाला जो पॉइंट है, ये पॉइंट कितना हो गया अपना 20 और 0। अब दूसरी इक्वेशन की बात करते हैं। x = 0 पे y = 60, 10 20 30 40 50 और 60, ये वाला पॉइंट मिल गया, ठीक है। और x = 60 पर जाते हैं, 10 20 30 40 50 60, x = अगर 60 पर गए, x = 60 पर गए तो y = 0 मिल जाएगा। तो ये 60 0 पॉइंट हो गए इसके, और ये वाले पॉइंट क्या हो गए 0 60। तो इसकी जो लाइन बनाएंगे हम लोग वो इस तरीके की जाएगी, ठीक है। और ये वाला जो पॉइंट है वो कितना हो जाएगा आपका 10 50 हो गया। तो अब कॉर्नर पॉइंट देखिए, कॉर्नर पॉइंट एक तो 20 0 हो गया क्योंकि ये अपना फिजिबल रीजन होगा, बाउंडेड एरिया। तो एक तो 20 0 हो गया, 20 0 ऑप्शन में है क्या नहीं है। 0 0 हो गया, 0 0 ऑप्शन में है क्या नहीं है। 0 60 है क्या नहीं है, 10 50 है। तो ये वाला अपना ऑप्शन नंबर सी। तो ये कॉर्नर पॉइंट के बारे में पूछ रहा है। जैसे ये 60 0 कॉर्नर पॉइंट नहीं आया क्योंकि फिजिबल रीजन तो अपना ये है ना, ध्यान देने वाली बात, ये अपना फिजिबल रीजन है। तो फिजिबल रीजन के 1 2 3 और 4 ये कॉर्नर पॉइंट हुए। क्लियर हो गया सभी को? आगे की बात करते हैं। ये वाला, विच ऑफ द फॉलोइंग डिफरेंशियल इक्वेशन रिप्रेजेंट द फैमिली ऑफ द सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस। सर्कल टचिंग द एक्स एक्सिस एट द ओरिजिन। बोल रहा है कि सर्कल जो है वो एक्स एक्सिस को ओरिजिन पे टच कर रहा है, ये लाइन, ठीक है। और यहां से हम लोग एक सर्कल ड्रॉ करते हैं, ये वाला। देखो ये ऐसे एक पॉइंट पर टच करेगा, ये ओरिजिन पर, ये ठीक है, ये ओरिजिन पर यहाँ पे टच कर रहा है। तो इसका सेंटर ये आ गया। अब अगर मैं सेंटर के कोऑर्डिनेट पूछूं आपसे तो आप कहोगे सर सेंटर के कोऑर्डिनेट जो होंगे वो 0, और ये वाली लेंथ को अगर a मान लेते हैं तो इसके जो कोऑर्डिनेट होंगे वो क्या होंगे 0।
x पर 0 और y पर ये वाली जो लेंथ कितनी a, और रेडियस भी कितनी हो गई इसकी, a रेडियस हो गई। तो सर्कल की इक्वेशन क्या होती है, सर्कल की इक्वेशन बन जाएगी x माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस a का होल स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये बन जाएगी सर्कल की इक्वेशन। ठीक है, अब इसको थोड़ा शॉर्ट आउट कर लेते हैं, तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2ay इक्वल टू a स्क्वायर। अब ध्यान यही रखिएगा दोस्तों, ये वाले स्क्वायर से ये वाला स्क्वायर कैंसिल हो गया, तो ये बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू कितना 2ay, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2ay। अब हमें चाहिए डिफरेंशियल इक्वेशन, तो डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए हम क्या करते हैं, इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो डिफरेंशिएट करेंगे तो इसको डिफरेंशिएट करने पर हमें मिलेगा एक्स स्क्वायर का आ जाएगा 2x प्लस एक्स स्क्वायर को डिफरेंशिएट करेंगे dy बाई dx निकालेंगे तो 2x और y स्क्वायर का 2y और ये हो जाएगा dy बाई dx। ठीक है, इक्वल टू 2a ऐसा कैसा और ये आ जाएगा dy बाई dx। करेक्ट है। अब दोस्तों सबसे मजेदार बात ये है कि सभी जगह अगर आपको 2 देखने को मिल रहा है तो ये वाले 2 से ये वाले 2 से ये वाला 2 क्या हो जाएगा, कैंसर। यहाँ बचेगा x प्लस वाई डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू ए डी वाई बाई डी एक्स। हम करते क्या है, डी वाई बाई डी एक्स का डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा x डी वाई बाई डी एक्स। ठीक है, प्लस यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये y आ जाएगा और ये डिवाइड करेंगे तो ये a आ जाएगा। इसको ऊपर ले जाते हैं तो x डी एक्स बाय डी वाई प्लस वाई इक्वल टू a, ये वैल्यू आ गई अपने पास a की। किसकी वैल्यू आ गई, a। अब ये a वाली वैल्यू उठा के यहाँ रख दो, यहां रखेंगे तो आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 2y और a की जगह आ जाएगा दोस्तों आपका x dx बाय dy प्लस y। ठीक है, थोड़ा और सोल्व करते हैं इसे आगे, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये आ जाएगा 2yx dx बाय dy प्लस 2y स्क्वायर। ये 2y स्क्वायर इधर आया तो y स्क्वायर में से 2y स्क्वायर जाएगा तो x स्क्वायर y स्क्वायर आ जाएगा इक्वल टू 2xy dx बाय dy। dy को इधर ले आते हैं तो हो जाएगा x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy, बचा क्या 2xy dx, माइनस कर देंगे तो 2xy dx इक्वल टू 0। अब ये कभी ऑप्शन में हो तो मिला लो, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर dy माइनस 2xy dx, ये पहले ही ऑप्शन में हो गया। ठीक, तो इसका आंसर आएगा। तो हमें इस तरीके से शॉर्ट आउट करना है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3 वापिस से लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है, इन अ एलपीपी लेट आर बी द फिजिबल रीजन, इफ आर इज अनबाउंडेड देन अ मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ ऑब्जेक्टिव फंक्शन में नॉट एग्जिस्ट। भाई सही बात है, अगर अनबाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑब्जेक्टिव फंक्शन की निकालना एग्जिस्ट नहीं होती, मतलब ये वाली बात सही है। इफ r is bounded then a maximum minimum value of objective function will always exist, ये वाली बात भी सही है। if a solution exists it must occur at a corner point, ये वाली बात भी सही है। if r is bounded then maximum will exist but minimum may or not may exist for an objective function, ये वाली बात गलत है। इसका मतलब जो पहला ऑप्शन है ABC ओनली वो सही है। भाई फिजिबल रीजन में क्या होता है कि एरिया बाउंडेड है तो मैक्सिमम मिनिमम दोनों निकल जाती है, लेकिन अनबाउंडेड तो मैक्सिमम मिनिमम नहीं निकलती। दूसरा जो वैल्यू निकालते हैं हम लोग मैक्सिमम मिनिमम वो कॉर्नर पॉइंट पे मिलती है, मतलब ऊपर के तीनों पॉइंट मैच होते हैं यहाँ पे, तो इसलिए आंसर क्या आएगा इसका ए। आगे आते हैं इनवर्स ऑफ द मैट्रिक्स। देखिए दोस्तों इनवर्स जो होता है वो एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो इसका जो डिटर्मिनेंट है इसका देखो 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 3, डिटर्मिनेंट कितना आएगा 1। 2 टू ज़ा 4, 4 माइनस 3, डिटर्मिनेंट तो आ गया 1। अब एडजॉइंट कैसे निकालते हैं, तो जब 2/2 का मैट्रिक्स हो तो उसका एडजॉइंट निकालने का एक टेक्निक बताया था मैंने, देखना ध्यान से 2 3 1 2। तो टेक्निक ये होता है कि ये दोनों नंबर चेंज हो जाते हैं, तो चेंज हो जाएंगे तो 2 2 ही रहेंगे, और इनके साइन चेंज हो जाते हैं। इनके क्या चेंज हो जाते हैं, साइन। तो ये -1 और ये -3 आ जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 2 -1 -3 और 2। देखिए जरा किसी ऑप्शन में 2 -3 -1 2 बी ऑप्शन ये मैच हो रहा है, क्योंकि डिवाइडेड बाय 1 का तो कोई सेंस ही नहीं होगा। 2 -3 -1 2, तो इसका आंसर ही लगाएंगे। आगे आते हैं द ऑर्डर ऑफ नल मैट्रिक्स।
नल मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है? नल मैट्रिक्स का तो कोई भी ऑर्डर हो सकता है, 2 3 4 5। नल मैट्रिक्स का कोई भी ऑर्डर मतलब कुछ भी ऑर्डर बना सकते, तो आंसर क्या आएगा? एनी ऑर्डर। सिंपल क्वेश्चन था। आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इसका एडजॉइंट निकालना है। देखिए ये तो वापिस से वही क्वेश्चन आ गया, 3 - 1 2 4 एडजॉइंट निकालना। तो एडजॉइंट के लिए ध्यान रखिएगा, ये दोनों नंबर चेंज हो जाएंगे, ये दोनों नंबर क्या हो जाएंगे? चेंज, इनकी पोजीशन चेंज होते हैं, शॉर्टकट है ये। तो ये यहां जाएगा 4 और यहां जाएगा 3, और बाकी जो दो हैं इनके साइन चेंज हो जाते हैं, तो -1 आ जाएगा और -2 आ जाएगा। तो दोस्तों फाइनल आंसर आएगा 4 1 -2 3, 4 1 -2 3। ये गया 4 1, ये गया, ये भी गया 4 1 -2 3। ये डी ऑप्शन अपना सही है। ठीक है, चलिए आगे बात करते अगले क्वेश्चन की ओर। इफ अ फेयर कॉइन इज टॉस 10 टाइम्स, बोलता है कि सिक्के को 10 बार उछाला जाता है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑप्टिंग एटलीस्ट वन हेड, एटलीस्ट वन हेड यानी कि x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 पूछ रहा है, एटलीस्ट वन हेड। अब देखो 10 बार उछाला गया मतलब x के क्या चांस होंगे? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। मतलब ये कि एक कॉइन को मैं ऐसे उछालता हूं, एक एक बात समझना पहले। जैसे ही मैं कॉइन को उछालता हूं, अगर हेड आया तो मेरी सक्सेस, तो सक्सेस के चांस 1/2, और हेड नहीं आया तो मैं फेल हो गया, तो फेल के चांस भी कितने? 1/2। ठीक है, सक्सेस 1/2, फेल 1। तो अब ये हुआ सिक्का उछाला, एक बार उछाला, एक भी बार हेड नहीं आया, मतलब 0। मैं कितनी बार? 10 बार उछाल रहा हूं। कितनी बार? सोचना ध्यान से। जब सिक्के को मैं 10 बार उछालता हूं और अगर मेरी किस्मत बहुत खराब रही तो एक भी बार हेड नहीं आएगा, एक केस। 10 में से एक बार हेड देखने को मिलेगा, दूसरा केस। 10 में से 2 बार हेड आ जाएंगे, 10 में से 3 बार हेड आ जाएंगे, 4 बार, 5 बार, 6 बार, 7 बार। तो ऐसे एक्स की वैल्यू ये होती। अब बोल रहा है कि कम से कम एक हेड आना, मतलब भैया जी ये सारे केस लेने हैं आपको, कम से कम एक हेड तो आना ही आना। बोल रहा है कि वो कितने केस, उसकी प्रोबेबिलिटी निकालो कि कितने केस बनेंगे, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। तो भाई हम क्या करें, इन सबका अलग अलग निकालने की बजाय इसको माइनस कर देते। तो बर्नौली थ्योरम क्या कहती है? NCR P की पावर R Q की पावर N-R। तो ये वाला केस निकालेंगे अपन, x इक्वल टू 0 पर, और 1 में से माइनस कर देंगे। तो 1 माइनस कितना है? 10C 0 P यानी कि 1/2 की पावर 0 एंड 1/2 की पावर कितना? 10। तो हो जाएगा 1, ये 1 हो जाएगा और ये भी 1 हो जाएगा, तो हो जाएगा 1/2 की पावर 10 मतलब 1024। शॉर्ट आउट करेंगे तो 1024 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 1024, यानी कि दिस इज 1023 डिवाइडेड बाय 1024 आंसर। ये किसी ऑप्शन में, ये रहा सी ऑप्शन। तो ये बढ़िया क्वेश्चन था, 1023 डिवाइडेड बाय 1024, बर्नौली ट्रायल के ऊपर का क्वेश्चन था। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन देखिए, ये तो बहुत जोरदार क्वेश्चन है। ए जो है, लेट ए बी स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, हर पेपर में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। एक मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर कितना है? 3 3, और पूछ रहा है कि 3a की वैल्यू क्या होगी। तो दोस्तों ये हो जाता है k की पावर n डिटर्मिनेंट ऑफ a होता है, यानी कि 3 की पावर 3 डिटर्मिनेंट ऑफ a। तो ये रहा अपना ऑप्शन 3 टू द पावर 3। ठीक है, सिंपल है, मतलब जो ऑर्डर है वो अपने को यहाँ पे लिख देना है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। √x प्लस 1/√x का इंटीग्रेशन लेना है। यहाँ पे जो क्वेश्चन होना चाहिए, यहाँ पे पावर 2 कर लो दोस्तों। तो इसको अपन ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा आपका x प्लस 1/x प्लस 2√x इंटू 1/√x, ठीक है, dx। तो ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन x dx प्लस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस इंटीग्रेशन 2 dx। तो x का क्या हो जाएगा? x²/2, 1/x का क्या हो जाएगा? log x प्लस 2 ऐसा कैसा, और dx का कितना हो जाएगा? x प्लस c। तो x²/2 log x प्लस 2x, तो वहां पे आप 2 लगा लेना। ठीक है, तो ये आंसर आ जाएगा x² प्लस log mod x प्लस 2x प्लस c। कौन से ऑप्शन में जा रहा है? ये रहा अपना सेकेंड ऑप्शन, x² 2 प्लस log
के अंदर mod x प्लस 2x प्लस सी, ठीक है, करेक्ट है। क्या समझ में आ गया सभी को? तो यहाँ पे 2 है तो इसका आंसर ये आ जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो आगे बढ़े हम लोग। और अगर आप लोग रूट एक्स के थ्रू भी जाएंगे, ठीक है, तो रूट एक्स वाला बता देता हूं मैं आपको, इंटीग्रेशन ऑफ रूट एक्स प्लस 1 बाय रूट एक्स डीएक्स, ठीक है। तो अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे, रूट एक्स डीएक्स का प्लस इंटीग्रेशन 1 बाय रूट एक्स डीएक्स का। ये x की पावर 1/2 होती है दोस्तों, x की पावर 1/2 में प्लस 1 ऐड करेंगे तो ये हो जाएगी x की पावर 3/2, और 3/2 नीचे आएगा तो ये पलट के जाएगा 2/3, ठीक है। अब ये होगी x की पावर ऊपर जाके -1/2, प्लस 1 करेंगे तो ये आ जाएगा x की पावर 1/2 और 1/2 नीचे आ जाएगा तो 1/2 का 2 आ जाएगा और रूट एक्स प्लस सी। तो अगर आप यहाँ पे यही रहने देते हैं, ठीक है, इस तरीके से जो क्वेश्चन है दोनों ही मैंने आपको सॉल्यूशन बता दिए। तो अगर आपका ये क्वेश्चन है तो फिर इसका आप लोग आंसर लगा देंगे ये वाला 2/3 x टू द पावर 3/2 प्लस 2 रूट एक्स प्लस सी। तो दोनों ही केस में आपको चीजें आनी चाहिए, ठीक है। अगर वहां पे पावर 2 है तो आंसर ये बन जाएगा, ये तो ये आंसर बन जाएगा, ठीक है। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। क्वेश्चन नंबर 10 बोल रहा है मैच द कॉलम dy by dx इक्वल टू 1 प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहां पे देखिए अलग अलग वेरिएबल है, यानी कि इसका जो आंसर जाएगा वेरिएबल सेपरेबल, ठीक है। तो एक आंसर है थर्ड वाला, यानी कि साफ साफ दिख रहा है, ठीक है। अब ये जो ये होमोजेनियस है, एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर इसकी पावर 1 तो ये आ रहा है होमोजेनियस, तो बी का कितना आया 4। तो इसका जो आंसर है वो सी आंसर लगा देंगे आप लोग, ठीक है। आगे बढ़ते अपन क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 11 पर आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 11 की कहानी समझना ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है पढ़ लो एक बार अच्छे से। देखो क्वेश्चन बोल रहा है द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 27 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। यानी कि दोस्तों dv बाई dt दे रखा है आपको, कितना दे रखा है 27 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड ये दे रखा है। हाउ फास्ट इज द सरफेस एरिया इंक्रीजिंग व्हेन द लेंथ ऑफ द क्यूब इज 12 सेंटीमीटर। ये जो अपना क्यूब है, ठीक है, ये अपना क्यूब है, इस क्यूब की जो लेंथ है वो कितनी है आपकी 12 सेंटीमीटर। तो बोल रहा है कि अगर इसका वॉल्यूम इस रफ्तार से बढ़ रहा है तो इसका सरफेस एरिया किस रफ्तार से बढ़ेगा ये देखना है, सरफेस एरिया किस रफ्तार से बढ़ेगा देखना। तो चलो दोस्तों हम लोग जानते हैं कि v जो होता है वो a क्यूब होता है, अगर इसकी साइड को a मान लिया तो ये हो जाएगा dv बाय, अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे t के रिस्पेक्ट में तो dv बाई dt इक्वल टू हो जाएगा 3a स्क्वायर da बाय dt, क्योंकि ये तो डिफरेंशिएट होगा नहीं। ये दे रखा आपको 27 इक्वल टू 3a स्क्वायर da बाई dt, 3 से कितनी बार गया 9, तो ये आ जाएगा 9 बाय a स्क्वायर da बाई dt, ठीक है। यहां तक क्लियर हो गया, 9 बाय a स्क्वायर इक्वल टू da बाई dt। अब आगे की बात करते हैं सरफेस एरिया। जो सरफेस एरिया होता है वो होता है 6a स्क्वायर, कितना होता है सब साइड का, भाई टोटल 6 दीवारें होती है, 4 तो ये और ऊपर नीचे का मिला के 6a स्क्वायर। तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, ds या फिर s के बदले में a लिखता हूं इसको एरिया, तो da बाय dt, da बाय dt निकालेंगे तो 6 टू 12a इंटू ये हो जाएगा da बाय dt, ठीक है। तो 12a की वैल्यू और da बाई dt की जगह आ जाएगा दोस्तों 9 बाय a स्क्वायर, एक a से एक कैंसिल हो गया तो 12 इंटू 9 बाय a, ठीक। तो ये हो जाएगा da बाई dt इक्वल टू 12 इंटू 9, ठीक है। और नीचे ये a बचा है, नीचे क्या बचा है आपका a, और a की वैल्यू कितनी 12, तो 12 से 12 गया तो da बाई dt जो है वो आपका आ गया 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। यानी कि इसका जो सरफेस एरिया है वो 9 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड की रफ्तार से ऐसे बढ़ेगा, फैलता जाएगा। तो ये अपना ए ऑप्शन करेक्ट है, ठीक। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 12 पर आ जाऊं। y इक्वल टू एक्स टू दी पावर x और dy बाई dx निकालना है। तो देखिए सबसे पहले तो हम लोग जब भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं दोनों तरफ log ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर x
ठीक है। ये log y अपना ऐसा कैसा x आगे आ जाएगा और ये बन जाएगा log x। डिफ्रेंशिएट कर दें इसको तो log y का 1 बाय y और y का dy बाय dx, x के रिस्पेक्ट हम डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। इसको अलग अलग डिफ्रेंशिएट करते थे तो x का आ जाएगा 1 log x से ऐसा कैसा प्लस x से ऐसा कैसा log x का आ जाएगा 1 बाय x। ठीक है, तो दोस्तों ये हो जाएगा x से x गया तो log x प्लस कितना 1। ठीक है, और ये y ऊपर चला गया और ये यहाँ आ गया अपने पास dy बाई dx। तो dy बाई dx जो है y यानी कि x टू दी पावर x 1 प्लस log x लिख दो या log x प्लस 1 लिख दो, बात एक ही है। ये रहा अपना बी ऑप्शन। तो हम जो यहाँ पे आंसर लगाएंगे वो कौन सा आंसर लगाएंगे, बी ऑप्शन अपना एकदम करेक्ट होगा। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी भैया, ये वाला क्वेश्चन देखियो, बढ़िया क्वेश्चन है। दो तरीके के क्वेश्चन आते हैं यहाँ। ये क्वेश्चन बोल रहा है 2 कार्ड्स आर ड्रॉन साइमल्टेनियसली। भैया जी एक के बाद एक निकाला गया है। फॉर्म अ वेल सफल्ड पैक ऑफ 52 कार्ड्स, देन वेरिएंस ऑफ द नंबर ऑफ किंग्स इज। ये जो क्वेश्चन एग्जाम में दो तरीकों को देखने को मिलता है, एक तो रिप्लेसमेंट और एक विदाउट रिप्लेसमेंट। तो यहां पे क्वेश्चन बोल रहा है कि 2 कार्ड निकाले गए लेकिन उन्हें रिप्लेस नहीं किया गया, मतलब एक निकालने के बाद वापिस से वो कार्ड अंदर नहीं डाला गया। तो देखिए जब अंदर नहीं डाला गया तो फिर प्रोबेबिलिटी के चांसेस अलग अलग हो जाते हैं। तो सबसे पहली बात 52 पत्तों में से कितने पत्ते निकाले गए, 2 पत्ते। अब एक एक बात बढ़िया से समझना। तो हम लोग प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन बना लेते हैं, क्या क्या केस बनेंगे। अगर मैंने 2 पत्ते निकाले और मैं चाहता हूं कि किंग आने की प्रोबेबिलिटी निकालो, तो भैया दोनों में से किस्मत खराब रही तो एक भी किंग नहीं आए। पहली बात तो ये x की वैल्यू 0, एक भी किंग नहीं आए। दोनों में से एक पर किंग आ जाए, ठीक है, या फिर दोनों पर किंग आ जाए। ठीक है, ये 3 केस बनेंगे। तो अब चलिए देखते हैं जरा क्या है। सबसे पहले सक्सेस के चांस क्या है, तो 4/52 ये सक्सेस के चांस है, यानी कि 1/13 ये सक्सेस के चांस है। तो फेल्यूर के चांस कितने हैं दोस्तों, 12/13। फेल्यूर के चांस कितने हैं, 12/13। अब यहां पे ध्यान देना कि मैं चाहता हूं 2 पत्ते निकालना। अब 2 पत्ते में से एक भी किंग नहीं आए, तो 2 पत्तों में से एक भी किंग नहीं आए, मतलब वो जो दोनों पत्ते मेरे आएंगे वो 48 में से निकलेंगे। ध्यान देना। तो अब यहां पे क्या करेंगे, हम लोग एक एक करके निकाल रहे हैं, तो यहां पे हम लोग कॉम्बिनेशन लगाएंगे। तो मैंने कहा कि एक भी किंग नहीं आना, एक भी किंग नहीं आना, मतलब वो 4 पत्ते तो छोड़ दो, जो आएगा वो 48 में से आएगा। तो 48C2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 52C2 हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे दोस्तों 48 इंटू 47 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51। ठीक है, 4 से काटेंगे 12 बार और 4 से काटेंगे 13 बार। क्या ये वाली बात समझ में आती है? 4 से कट करेंगे इसे तो 12 बार और 4 से कट करेंगे तो 13 बार। थोड़ा और कट कर देते हैं इसे। 3 से कटेगा 4 बार और 3 से 1 और 3 से 7 बार। ठीक है, मल्टीप्लाई करा देते हैं। 7 4 28 8 केरी 2 16 और 2 18। 4 7 28 8 केरी 2 4 4 16 और 2 18 और 17 3 51 1 केरी 5 17 1 17 और 5 22। तो ये आ गया आपका 221 और ऊपर 188। ठीक है, अब हम चाहते हैं कि कम से कम एक पर किंग आ जाए। तो देखो ऐसे एक किंग आ जाए मतलब 4 में से एक पत्ता और 48 में से एक पत्ता और 52 में से 2 पत्ते, ऐसे निकालना पड़ेगा। तो आ जाएगा 4 इंटू 48 डिवाइडेड बाय 52 इंटू 51 और नीचे 21, तो 21 ऊपर चला जाएगा, 21 ऐसे हो जाएगा। तो कट करें इसे। तो ये 12/13 हो जाएगा। ठीक है, 3 से कट करेंगे तो 3 से जाएगा 4 बार और ये जाएगा 17 बार। तो ये नीचे तो हो गया आपका 221, 4 4 16 और 16 2 कितना हो गया 32। तो ये आ जाएगा आपका 32/221। ठीक है, अब दोनों किंग हो मतलब दोनों 4 में से निकलेंगे, तो 4C2 एंड 52C2। तो ये आ गया 4 इंटू 3
बाय 52 इंटू 51, तो ये आया 1/13, 3 से काटेंगे तो 1/17, यानी कि 1/221। क्लियर हो गया सभी को? अब इस नंबर को जोड़ लो जरा, तो 188 और 2 190, 190 और 30 220 और 121, मतलब ये कंप्लीट हो गया। ठीक है, तो इसमें ये ध्यान रखना आप लोगों को कि इस तरीके से अपन इसको बनाएंगे। अब दोस्तों हम लोगों को निकालना है यहाँ पे, ठीक है, हम लोगों को निकालना है यहाँ पे वेरिएंस। तो वेरिएंस जो होता है वो वेरिएंस होगा सिग्मा एक्स स्क्वायर माइनस सिग्मा एक्स की पावर एन। तो पहले तो अपन मीन निकाल लेते हैं, पहले हम लोग निकाल लेते बेटा सिग्मा एक्स। तो सिग्मा एक्स क्या होता है, इन दोनों का मल्टीप्लाई, तो ये तो हो जाएगा 0 प्लस ये हो जाएगा 32/221 प्लस 1/221, यानी कि ये हो जाएगा 33/221। क्या नंबर आएगा, 33/221। अब निकालते हैं हम लोग सिग्मा एक्स स्क्वायर। तो सिग्मा एक्स स्क्वायर आता है इसका स्क्वायर करके ये, तो ये 0 आ जाएगा, प्लस 1 का स्क्वायर इंटू 32/221 प्लस 2 का स्क्वायर इंटू 1/221, यानी कि इसको सोल्व करूंगा मैं तो 32/221 तो एज इट इज, और ये आ जाएगा 4/221, तो ये आ जाएगा 36/221। ठीक है, अब यहाँ पे फार्मूले में अपन वैल्यू पुट कर देते, तो सिग्मा एक्स स्क्वायर के बदले आ गया 36/221 माइनस सिग्मा एक्स से दोस्तों अपने पास कितना 33/221 का कितना हो जाएगा स्क्वायर। क्लियर है? अच्छा सॉरी, यहाँ पे 2 आएगा ना, तो ये 2 हो जाएगा, तो 33 के बदले 34/221 हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे आप लोग क्या कर लो, 34/221 का स्क्वायर करते हैं, तो ये नंबर आ जाएगा आपका 36/221 माइनस 34 इंटू 34/221 का होल स्क्वायर। करेक्ट है? सिंपल करने के लिए ऊपर नीचे हम लोग 221 का मल्टीप्लाई करा देते हैं। ठीक है, 221 का मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग। क्या इतनी बात समझ में आ गई? अब ये जो आप नंबर सोल्व करोगे तो ये फाइनल आंसर आ जाएगा 68000221 का स्क्वायर, मतलब ये अपना ऑप्शन नंबर डी। ठीक है समझ गए? तो ये इस तरीके क्वेश्चन था, बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था। चलो दोस्तों आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। बोल रहा है द क्रिटिकल पॉइंट, ये क्वेश्चन का क्रिटिकल पॉइंट पूछा है। तो सबसे पहली बात तो क्रिटिकल पॉइंट क्या, भाई कोई भी फंक्शन है तो क्रिटिकल पॉइंट मतलब ये हुआ 2 पॉइंट, कि अगर उसका आपने एफ डेस एक्स निकाला, तो जब आप उसका एफ डेस एक्स निकालते हो तो एफ डेस एक्स की वैल्यू या तो 0 आ जानी चाहिए या फिर एफ डेस एक्स जो है वो एग्जिस्ट ही नहीं करना चाहिए। तो वहां पे जो पॉइंट है वो क्रिटिकल पॉइंट होते हैं। ठीक है, अगर dy/dx 0 आ गया तो एक तरीका तो यहाँ पे हम लोग इसका एफ डेस एक्स निकाल के देखते हैं। तो एफ डेस एक्स क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1। ठीक है, अब ये ऐसी इक्वेशन है कि इसके फैक्टर पॉसिबल नहीं है। फैक्टर पॉसिबल नहीं है मतलब इसका dy/dx 0 के इक्वल नहीं आया, तो इसका मतलब हम कहेंगे कि इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसके जो क्रिटिकल पॉइंट है वो एग्जिस्ट नहीं करेंगे, तो आप लोग आंसर क्या लगाओगे, डज नॉट एग्जिस्ट। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। जो अगला क्वेश्चन है हमारा कुछ इस तरीके से है, यहां पे बोल रहा है इंटीग्रेशन ऑफ ex। तो देखिए इसको हम लोग कुछ इस तरीके से लिखते हैं, इंटीग्रेशन ऑफ ex, अगर इसको मैं शॉर्ट आउट करूंगा तो ये x/2x स्क्वायर माइनस 1/2x स्क्वायर dx हो जाएगा, है ना, इस तरीके से हो जाएगा। अब ध्यान से देखने वाली बात कि ये x से x हो गया कैंसल, तो इंटीग्रेशन ex यहां पे बना 1/2x और ये यहां पे आ गया 2x स्क्वायर। अब देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन है, जब भी ex वाले क्वेश्चन आए तो उसमें हमें बहुत ध्यान रखना है, बड़ा मजेदार क्वेश्चन होता है। ये आपका फंक्शन है और ये उसका डिफरेंशिएशन हो गया भैया। तो जब फंक्शन और डिफरेंशियल दोनों दिए हो तो आंसर आता है e⁻x और उसके साथ फंक्शन, तो इसका आंसर आएगा e⁻x एंड 1/2x। ठीक है, e⁻x एंड 1/2x। तो अब देखते हैं जरा कौन से ऑप्शन में, तो e⁻x डिवाइडेड बाय 2x प्लस c, तो ये रहा हमारा दोस्तों सेकेंड ऑप्शन। ठीक है, तो बड़ा ही प्यारा क्वेश्चन था, इस तरीके के क्वेश्चन ज्यादातर देखने को मिलते हैं। तो उम्मीद है ये वाला क्वेश्चन बढ़िया से समझ में आ गया होगा आप लोगों को। चलिए
आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए एक और मजेदार क्वेश्चन बोल रहा है पॉइंट्स ऑफ डिसकंटिन्यूटी ऑफ द ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। ये हमारे पास ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन दे रखा है f(x) और ये जो साइन होता है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन का होता है। अब जैसे मान लो फॉर एग्जांपल x की वैल्यू अगर मैं यहां पे डालता हूं 3.2, ठीक है, तो ये 3.2, इसका मतलब ये वाली वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी 3 आ जाएगी। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इस तरीके से काम करता है। 3.3 डालेंगे तो भी कितना आएगा 3, लेकिन 4.2 डालेंगे तो कितना आ जाएगा 4। मतलब ये स्टेप वाइज फंक्शन चलता है, तो हर एक इंटीजर पर ग्राफ यहाँ पे क्या हो जाता है, ब्रेक होने लगता है। तो यहाँ पे जो आंसर लगाएंगे वो ऑल इंटीजर्स लगाएंगे। हम लोग क्या लगाएंगे यहाँ पे, ऑल इंटीजर्स, ठीक है। तो हमारे इस क्वेश्चन का ये जो क्वेश्चन है इसका आंसर कितना आ जाएगा, ऑल इंटीजर। समझ में आ गई बात आप लोगों को, ठीक है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। अगला जो क्वेश्चन है अपना क्वेश्चन नंबर 17 है। देखिए ध्यान से, सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं कि हमारी जो इक्वेशन होती है वो कुछ इस तरीके से होती है x माइनस x1, ठीक है, y माइनस y1 और यहाँ नीचे वेक्टर लिखा होता है और z माइनस z1, ये वाले फॉर्मेट में होता है। लेकिन आप ध्यान से देखोगे तो इस क्वेश्चन की कहानी ये है, नीचे जो होता है ये पैरेलल वेक्टर होता है, ठीक है, नीचे जो होता है वो पैरेलल वेक्टर होता है, लेकिन ऊपर का जो फॉर्मेट होता है वो होता है दोस्तों x माइनस x1 के फॉर्मेट में। तो अब सबसे पहले तो इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पे लिखा है 1 माइनस एक्स बाई 3, तो सबसे पहले माइनस कॉमन लिखे, इसे x माइनस 1/3 कर देते हैं, है ना। ऐसे करेंगे तो ये असल में बन जाएगा x माइनस 1/-3, ठीक है। अब यहां से इसमें अपन 7 का डिवाइड कर देते हैं तो हो जाएगा y माइनस, ध्यान से देखिएगा 7 का डिवाइड किया तो केवल y बचा, 14/7 ही कितना हो गया 2, ठीक है। और ऊपर नीचे दोनों तरफ अपन ने 7 का डिवाइड किया तो ये आ गया 2/7 लेमडा, करेक्ट है। उसके बाद z माइनस 3 एज इट इज सही है, इसमें कोई इश्यू नहीं है। अगली इक्वेशन देखते हैं, यहाँ पे जो लाइन है ये 7 माइनस 7x है, तो सबसे पहले माइनस अपन कॉमन ले लेते हैं, है ना, और 7 का डिवाइड करा देते हैं तो हो जाएगा 7 का डिवाइड जैसे ही करवाएंगे तो ये x बच जाएगा और ये क्या बच जाएगा x माइनस 1 और यहाँ आ जाएगा 3/7 लेमडा। अब ये माइनस यहां से हटा के हम लोग यहां पे लगा देते हैं। दूसरा y माइनस 5 डिवाइडेड बाई 1, ये एग्जैक्ट सही है, इसमें माइनस कॉमन लेंगे तो z माइनस 6 ये कितना हो जाएगा -5, ठीक है। तो इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या करा, जानबूझ के क्वेश्चन को थोड़ा सा उलझा दिया ताकि बच्चे कंफ्यूज हो जाए, ठीक है। तो हमें इस फॉर्मेट में पहले कन्वर्ट कर लेना है। अब हम जानते हैं कि इनका जो पैरेलल वेक्टर है, भाई इस लाइन का एक पैरेलल वेक्टर, ये नीचे वाले जो नंबर्स दे रखे पैरेलल वेक्टर के दे रखे, इस लाइन के ये पैरेलल वेक्टर है। लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो उनके पैरेलल जो वेक्टर है वो भी परपेंडिकुलर हुए, और हमें ये पता है कि परपेंडिकुलर वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट कितना होता है, 0 होता है, ठीक है। यानी कि इनका मल्टीप्लाई करा देते हैं हम लोग। तो देखो दोस्तों, -3 इंटू -3/7 लेमडा, करेक्ट है। फिर ये हो जाएगा प्लस 2/7 लेमडा इंटू 1, फिर ये हो जाएगा प्लस 2 इंटू -5 इक्वल टू 0। ये तो इन दोनों पैरेलल वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट हो गया, नीचे इनका मैग्नीट्यूड आता है तो मैग्नीट्यूड तो उधर जाके क्या हो जाएगा 0, तो मैग्नीट्यूड तो लिखने की जरूरत ही नहीं। अब इसे देखिए माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया 9/7 लेमडा प्लस ये आ गया 2/7 लेमडा और ये आ गया माइनस का 10, उधर जाके प्लस का 10 हो जाएगा। डिनोमिनेटर सेम होने पर न्यूमिनेटर ऐड हो जाएंगे तो 9 and 2 हुआ 11 लेमडा बाय 7 इक्वल टू 10, यानी कि दोस्तों यहां से लेमडा की वैल्यू आ गई 70/11 है किसी ऑप्शन में, ये रहा अपना बी ऑप्शन। तो इस क्वेश्चन में आपको करना ये था, ध्यान ये रखना था कि इससे पहले इजी वे में जो फॉर्मेट होता है उसमें बनाना है, उसके बाद इसे शॉर्ट आउट करना है। क्लियर? तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 क्या बोल रहा है, tan इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस 1/x। तो जब भी इस तरीके के क्वेश्चन आए, जब हमें ये इस तरीके का फॉर्मेट दिख जाए तो भैया x इक्वल टू हम लोग tan थीटा लेते हैं, x इक्वल टू कितना tan थीटा, तो आप कहोगे सर जी थीटा इक्वल टू आ जाएगा tan इनवर्स x। क्लियर? अभी यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा tan इनवर्स 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड इसके डिवाइड में आ गया अपने पास tan थीटा।
कोशिश करना कि जितनी चीजें माइंड में शॉर्ट आउट हो उतनी अपन माइंड में शॉर्ट आउट कर ले। जैसे कि यहाँ पे 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा, 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा क्या होता है? सेक स्क्वायर थीटा। सेक स्क्वायर थीटा बाहर जाएगा तो क्या हो जाएगा? सेक थीटा। यानी कि इसको हम लोग लिख सकते हैं टेन इनवर्स सेक थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। करेक्ट है दोस्तों? इसको थोड़ा और आगे सोल्व करेंगे तो टेन इनवर्स, अब इसको क्या लिखे? सेक थीटा बाय टेन थीटा। देखिए मैं आपको साइड में सोल्व करके बता रहा हूं। सेक थीटा होता है दोस्तों 1 बाय कोस थीटा और टेन थीटा होता है साइन थीटा बाय कोस थीटा। कोस से कोस गया तो 1 बाय साइन, ये आ गया 1 बाय साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया 1 बाय साइन थीटा माइनस 1 बाय टेन थीटा। तो 1 बाय टेन थीटा, 1 बाय टेन थीटा को अपन लिख सकते हैं दोस्तों कोट थीटा, और कोट थीटा होता है कोस थीटा बाय साइन थीटा। तो यहां पे हम लोग लिख सकते हैं इसे कोस थीटा बाय साइन थीटा। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को? तो कोशिश ये करें कि जितनी चीजें हम लोग इस तरीके से शॉर्ट आउट करें वो कर लें। ठीक है, अब आगे ध्यान से देखिए, ये है टेन इनवर्स एज इट इज 1 बाई साइन थीटा माइनस कोस बाई साइन थीटा। इसका मतलब इसे मैं 1 माइनस कोस थीटा बाई साइन थीटा लिख सकता हूं। ठीक है, अब यहां जाके बड़ा मजेदार पॉइंट शुरू हो जाता है। जैसे कि देखो ये है टेन इनवर्स, अब 1 माइनस कोस थीटा, पता है आप लोगों को कोस 2 थीटा का फार्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर थीटा होता है। 2 साइन स्क्वायर थीटा को इधर भेज दो, कोस थीटा को इधर भेज दो, तो ये जो फार्मूला होता है ये होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2। एंड साइन थीटा को क्या लिख सकते हैं अपन? 2 साइन थीटा बाई 2 एंड कोस थीटा बाई 2। आया, 2 से 2 गया, एक साइन से एक साइन गया, ऊपर साइन बाई कोस, तो ये बन गया दोस्तों टेन इनवर्स टेन थीटा बाई 2। मतलब आपको समझ में आ रहा है? इस तरीके के क्वेश्चन के लिए हम लोग क्या करना होता है, हमारी अप्रोच क्या होनी होती है? अप्रोच ये कहती है कि अगर ये टेन इनवर्स है तो आगे आप 10 बना लो ताकि 10 से 10 कैंसिल हो जाए। तो ये देखो 10 से 10 गया, तो ये आंसर आया अपना थीटा बाई 2। और थीटा की जगह अपन क्या रख सकते हैं? टेन इनवर्स एक्स। तो ये आंसर आ जाएगा टेन इनवर्स एक्स बाई 2। और ये कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये दे रखा है टेन इनवर्स एक्स बाई 2। अच्छा, ये सब बड़ा प्यारा क्वेश्चन था। तो इस तरीके के क्वेश्चन जब भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में पूछे तो आपको इसका सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए। ठीक है, चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये क्लियर हो गया? ठीक है दोस्तों, तो आगे आते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये रहा भैया अपना अगला क्वेश्चन। ये पूछा गया है प्रोबेबिलिटी के चैप्टर से, और प्रोबेबिलिटी में आप सीयूटी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसमें सबसे इंपॉर्टेंट जो प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन है वो वाले एरिया पे आप अपनी बढ़िया कमांड बना के रखना। ठीक है, तो देखो बोल रहा है फेयर कॉइन इज टॉस्ड 10 टाइम्स। इसका मतलब उसे 10 बार टॉस किया गया। प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट 6 हेड, 6 हेड का मतलब ये हुआ कि x इज ग्रेटर देन टू 6। तो x इज ग्रेटर देन टू 6 मतलब क्या? x की वैल्यू 6, 7, 8, 9 एंड 10। मतलब बेटा एक 4 केस पर अपने को सोल्व करना है। अब बर्नौली डिस्ट्रीब्यूशन की थ्योरम क्या कहती है? वो कहती है NCR P की पावर R एंड Q की पावर N माइनस R। अब देखो जरा एक एक केस पर अपन सोल्व करेंगे। अपन निकालेंगे प्रोबेबिलिटी 6 पर प्लस प्रोबेबिलिटी 7 पर प्लस प्रोबेबिलिटी 8 पर प्लस प्रोबेबिलिटी 9 पर प्लस प्रोबेबिलिटी कितने पर? 10 पर। अब देखो स्मार्ट तरीके से काम करें। 6 पर निकालेंगे तो हो जाएगा 10C6, करेक्ट। उसके बाद जैसे ही हम लोग एक कॉइन को ऐसे टॉस करते हैं तो हेड आना मतलब सक्सेस के चांस कितने? 1/2। टेल आना मतलब फेल्यूर, तो फेल्यूर के चांस भी कितने बेटा? 1/2। तो ये यहां हो जाएगा सक्सेस 1/2 की पावर 6 एंड फेल्यूर 1/2 की पावर कितनी? 4। 10 में से 6 गया तो 4। ऐसे 7 के बारे में बात करें तो 10C7 हो जाएगा, ये है ना। 10C7 1/2 की पावर 7 एंड 1/2 की पावर कितना? 3। ऐसे हम लोग 8 के बारे में बात करते हैं तो 10C8 1/2 की पावर 8 एंड 1/2 की पावर 2। ऐसे 9 के बारे में बात करेंगे तो 10C9 1/2 की पावर 8 एंड 1/2 की पावर, सॉरी यहाँ 9 और यहाँ 1, प्लस 10C10 1/2 की पावर 10 एंड 1/2 की पावर कितना? 0। ठीक है, अब थोड़ा सा फोकस रखिएगा यहाँ पे।
एक मजेदार पॉइंट आपको दिखेगा कैलकुलेशन के लिए। आप ये देखो, ये हर बार 10 ही हो रहा है, हर बार क्या हो रहा है 10। अब इसको शॉर्ट आउट कर लेते भैया। 10 से 6 का मतलब क्या, 10 से 6 को ऐसे शॉर्ट आउट करेंगे। सबसे पहले तो 10 से 6 को छोटा बना लेंगे तो ये हो जाएगा 10 से 4। ठीक है, एक एक नंबर को मैं सोल्व करके लिख देता हूं। अच्छा बेटा, सबसे मजेदार बात, ये सब 10 हो रहा है तो 1/2 की पावर 10 में ले लेता हूं कॉमन। अब इन एक एक बातों को सोल्व करते रहते हैं अपन। 10 से 6 मतलब समझो 10 से 4 हो गया, यानी कि 10, 9, 8 एंड 7 डिवाइडेड बाय 4, 3, 2 एंड 1। ठीक है, 4 2 जा 8 से 8 गया, 3 से गया 3 बार, 7 3 21 और 10 हो गया 210। ठीक है, आगे 10 से 7, तो सबसे पहले इसे छोटा कर लो तो ये हो जाएगा 10 से 3। 10 से 3 का मतलब 10 को 3 बार लिखो, 10 इंटू 9 इंटू 8 डिवाइडेड बाय 3 इंटू 2 इंटू 1। 2 से गया 4 बार, 3 से गया 3 बार, 4 3 12 और 10, ये हुआ 120। करेक्ट। आगे बात करते हैं बेटा, 10 से 8 को छोटा कर लेंगे तो 10 से 2 हो जाएगा। 10 से 2 का मतलब 10 को 2 बार लिखना, वो भी तो 10 इंटू 9 एंड 2 इंटू 1, 2 से गया 5 बार, तो ये आया भैया 45। बड़ा मजेदार क्वेश्चन है। 10 से 9 को छोटा करेंगे तो 10 से 1 हो जाएगा, यानी कि केवल कितना आ जाएगा 10, और 10 से 10 को सोल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा अपना 1। ठीक है, अब इसको सोल्व कर लो तो नीचे 2 टू द पावर 10 तो ये आ गया 1024। ठीक है, इसको जोड़ लेते हैं तो ये आ जाएगा 210 और 20, 230 और 100, 330, 330 तो ये हो गया, 45 ये हो गया, 10 ये और 1 ये, तो 5 और 1 कितना हो गया 6, 3 और 1 4 और 4 8, और ये आ गया 3। तो ये हो गया बेटा 386 डिवाइडेड बाय 1024। कट करेंगे तो 2 से गया 1, 2 से 9 और 2 से 3, और ये आया 512। देखिए जरा किसी ऑप्शन में है, हाँ जी ये रहा 193 डिवाइडेड बाय 512। मतलब कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था लेकिन बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन था। क्या समझ में आ गया सभी को? चलिए आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। कोट इनवर्स माइनस 1/√3। तो देखिए सबसे पहले इसको लिख सकते हैं अपन पाई माइनस कोट इनवर्स 1/√3। जब भी ऐसे हो ना कि कोट माइनस, तो उसे लिख सकते हैं अपन पाई माइनस लिखते हैं। अब ये भैया 1/√3 जो वैल्यू होती है कोट में 1/3 की वैल्यू, देखो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्री में एक पॉइंट बता रखा था, जैसे कि यहाँ पे नंबर जो है वो 1 2 3, ये 30 डिग्री के लिए होता है। 30 डिग्री मतलब π/6, तो ये कोट की वैल्यू होती है √3/1, और एक होता है नंबर 3 2 1। ठीक है, ये होता है अपना 60 डिग्री के लिए। 60 डिग्री मतलब होता है π/3। देखिए ये एक ऐसी टेक्निक है जिससे ट्रिग्नोमेट्री की जो 18 वैल्यू होती है ना, साइन कोस टेन कोसेक से कोट 30 60 45, वो बहुत आसान हो जाती है। तो यहाँ पे 1/√3 यानी कि π/3 की वैल्यू है, तो यहाँ पे लिखेंगे अपन π/3, शॉर्ट आउट करेंगे 3 पाई माइनस पाई, तो ये आ जाएगा भैया 2π/3। ठीक है, ये रहा अपना डी ऑप्शन। समझ में आया, ये 2π/3। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का एक और बेहतरीन क्वेश्चन बोल रहा है साइन इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर। देखिए सबसे मजेदार बात यह है कि आपको इसका सब्स्टिट्यूशन पता होना चाहिए क्या है। जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर आए तो यहाँ पे x इक्वल टू आपको रखना है दोस्तों tan थीटा। अब आप पूछे वो क्यों सर जी, x इक्वल टू tan थीटा रखेंगे तो सबसे पहली बात ये हो जाएगा tan इनवर्स x। ठीक है, ये सिंपल सी बात है। ऐसा रखने पर ये जो फार्मूला है कॉस में कन्वर्ट हो जाएगा। देखो कैसे, साइन इनवर्स दिस इज 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। समझ में आया? अब कितने लोगों को ये पता है कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है? बड़ा मजेदार फार्मूला है। ये फार्मूला होता है दोस्तों cos 2 थीटा का। क्या कहा मैंने? cos 2 थीटा मतलब साइन इनवर्स, और इसकी जगह लिख सकते हैं अपन cos 2 थीटा। अब आप सोच रहे हो सर दिक्कत हो गई भाई, हम तो ये सोचते हैं ना कि साइन आ जाए तो बात बन जाती, साइन से साइन अपन कैंसिल कर देते, साइन इनवर्स से साइन, लेकिन यहाँ तो कोस आ गया। तो इसका भी सॉल्यूशन है, क्या करें भैया, तो हम लोग cos 2 थीटा को लिख देंगे साइन, देखिए इसे लिखेंगे अपन साइन π/2 माइनस 2 थीटा लिख सकते हैं। साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू cos थीटा।
साइन से साइन गया, है ना। तो ये भैया y की वैल्यू आ गई अपने पास π/2 -2 थीटा। अब भाई साहब बोल रहे हैं dy/dx, तो जो dy/dx होगा ये π/2 का तो 0 आ जाएगा, -2 ऐसा कैसा, और जो थीटा है, थीटा की जगह क्या है दोस्तों अपने पास, थीटा की जगह है अपने पास tan इनवर्स x, और tan इनवर्स x का dy/dx करते हैं तो ये आता है 1/1 + x²। तो dy/dx जो है वो आ जाएगा -2/1 + x²। करेक्ट है किसी ऑप्शन में? ये रहा भैया जी पहला ऑप्शन, -2/1 + x²। ठीक है, तो ये बेहतरीन क्वेश्चन था। नाउ आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22 के बारे में बात करेंगे अपन। देखो बोल रहा है इफ x, y एंड z आर नॉन जीरो रियल नंबर, द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A, ये जो मैट्रिक्स A है इसका इनवर्स निकालना है। देखिए सबसे पहले तो ये क्वेश्चन की साइज को मैं छोटा कर दूं। देखो सबसे पहले हम लोग इसका डिटरमिनेंट निकाल लेते हैं। तो डिटरमिनेंट ऑफ A, x को लेके चलेंगे तो x के साथ होगा yz -0, यानी कि भैया डिटरमिनेंट ऑफ A जो है वो आ गया इसका xyz। अब A इनवर्स निकालना है तो इसके लिए होता है एडजॉइंट ऑफ A, ठीक है, डिवाइडेड बाय डिटरमिनेंट ऑफ A। तो सबसे पहले अपन इसका एडजॉइंट निकाल लेते हैं। अब देखो दोस्तों इस क्वेश्चन की मैं ट्रिक बता रहा हूं आपको एडजॉइंट निकालने की, ध्यान से देखना, एडजॉइंट निकालने की ट्रिक बता रहा हूं। ट्रिक कैसे, सबसे पहले तो ये लिख दो x 0 0 0 y 0 एंड 0 0 z। ठीक है, ट्रिक ध्यान देना, करना ये है अपने को कि इन दोनों लाइन को कॉपी करके यहां लिख दो। तो x 0 0 0 y 0, ये हो गया। ये जो दोनों कॉलम है इनको यहां पे लिख दो। उसके बाद ये जो दो लाइनें बची इनको यहां पे लिख दो, तो हो जाएगा x 0 0 x 0, एडजॉइंट निकालने का शॉर्टकट तरीका, फिर 0 y 0 0 y। ठीक है, बेहतरीन ट्रिक है भैया। अब भैया जी शॉर्ट आउट कैसे करें, तो ये जो नंबर है इनको कट कर दो, ये नंबर क्या कर दो, कट कर दो। अब आंसर लिखना है, ठीक है, एडजॉइंट निकालने की बात करते हैं अपन, आंसर लिखना शुरू करते हैं। आंसर ऐसे, रेडी सब लोग, यहां देखो इन दोनों का क्रॉस, तो ये yz हो जाएगा, yz -0 यहां लिख दिया। फिर इन दोनों का क्रॉस, तो 0 -0, क्रॉस ऐसे करना है, आंसर ऐसे लिखना है, तो ये यहां आ जाएगा, ये आंसर यहां आ जाएगा। फिर इन दोनों का क्रॉस 0 हुआ तो ये आंसर यहां आ जाएगा। मतलब आप सोच रहे हो सर ऐसे क्रॉस क्रॉस ऐसे चल रहे तो आंसर ऐसे ऐसे लिखने, तो बेटा ऐसे लिखने के बाद उसे ट्रांसपोज करना पड़ेगा उसका, तो इसके लिए डायरेक्ट अपन ट्रांसपोज ही कर देते हैं ना, स्मार्ट तरीके से काम करना पड़ेगा। अब चलो इसको देखते हैं, तो ये तो 0 0 हो गया, ये 0 हो गया, ये हो गया zx या फिर xz या फिर zx लिख देते हैं, ठीक है, और ये हो जाएगा 0। करेक्ट, ये गया 0, है ना, ये आ गया 0 और ये आ गया आपका xy। ठीक है, और इसके डिवाइडेड बाय डिटरमिनेट, डिटरमिनेट कितना आया अपना xyz। क्या ये वाली बात आपको समझ में आ गई, ये वाली बात समझ में आ गई? अब देखो xyz का अगर डिवाइड करेंगे इसमें xyz का डिवाइड कर देते हैं, तो थोड़ा सा यहां पे मैं आपको यहां पे डिवाइड करके बता देता हूं ना। हाँ जी, क्वेश्चन की साइज को छोटा कर देते हैं, ये हुआ ना, ये बन गई बात बढ़िया। अब आगे देखें, ठीक है, इसको डिवाइड करूंगा तो ये हो जाएगा बेटा yz, ठीक है, yz डिवाइडेड बाय xyz 0 0 0, zx बाय xyz 0 0 0 और xy बाय xyz। अब जितना कट पीट रहा है उतना काट पीट देंगे अपन, yz से yz गया तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा x इनवर्स 0 0, ऐसे ये zx से zx गया तो ये y इनवर्स हो जाएगा 0, क्योंकि 1/y y इनवर्स लिख सकते हैं 0 0, और ये z इनवर्स हो जाएगा। तो भैया जी ये आ जाएगा अपना आंसर। ठीक है, तो ये जो आंसर है ये दे रखा अपने को पहले ऑप्शन में। तो ये बहुत मजेदार और बेहतरीन क्वेश्चन था। इसके लिए पता है सबसे इंपॉर्टेंट है कि ये जो ट्रिक मैंने बताई है ये आपको पता होनी चाहिए। अगर ये ट्रिक पता है तो ये क्वेश्चन बहुत आसानी से आप लोग बना सकते हैं। ठीक है, अपन आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन बोल रहा है कि एंगल बिटवीन वेक्टर a प्लस वेक्टर b
एंड वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी निकाल लेते हैं, ठीक है। बताना जरा ध्यान से, 5i कैप में i कैप एड होगा तो ये हो जाएगा 6i कैप, माइनस का j कैप और माइनस का 3j कैप मिलके हो जाएगा माइनस का 4j कैप, माइनस का 3 कैप और प्लस का 5 कैप मिलके हो जाएगा 2k कैप, करेक्ट। अब वेक्टर ए माइनस वेक्टर बी, ध्यान रहे कैलकुलेशन करते वक्त थोड़ी सी सावधानी रखना। अब अपन माइनस कर देते हैं, 5 माइनस 1 दिस इज 4i कैप, करेक्ट। माइनस j और ये माइनस करेंगे तो ये तो भैया प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये प्लस का 3 और माइनस का 1 तो ये हो गया प्लस का 2j कैप, करेक्ट बेटा। माइनस का 3 माइनस का 3 माइनस का 5 दिस इज माइनस का 8 कैप आया, इसमें से ये माइनस करना है, ठीक है। तो हो गया। अब इनका निकालना है एंगल, तो एंगल कैसे निकालते हैं देखो, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी क्या होता है, दोनों का मैग्नीट्यूड, या फिर सीधा लिखता हूं मैं कोस थीटा दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय दोनों वेक्टर का मैग्नीट्यूड, करेक्ट। तो इनका डॉट प्रोडक्ट निकाल ले हम लोग, देखो 6 4 कितना हो जाएगा 24 और ये हो जाएगा माइनस का 8, ठीक है, और ये हो जाएगा माइनस का 16 डिवाइडेड बाय इनका मैग्नीट्यूड आ जाएगा, ठीक है। अब थोड़ा ध्यान देना बेटा, ये बड़ी मजेदार बात हो गई, 24 16 माइनस 8 कितना हुआ माइनस का 24। अब नीचे आपको कुछ भी आए लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये जीरो आ गया, तो भैया कोस थीटा इक्वल टू कितना हो गया 0, नीचे कुछ लिखोगे तो भी 0 ही आएगा, तो मेहनत से बचना आपको, बिल्कुल समझदारी से काम करना। मैग्नीट्यूड निकाल के भी अपन क्या कर लेंगे, तो ये 0 हो गया। और कोस थीटा की वैल्यू 0 कब आती है, जब थीटा आपका हो 90 डिग्री, थीटा कितना हो आपका 90 डिग्री। तो ये रहा आपका आंसर, ठीक। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर, ये समझ में आ गया सभी को। चलो, ये बोल रहा है कि y डेज माइनस y डबल डेज इक्वल टू 2x का सॉल्यूशन है, मतलब कौन सी इक्वेशन का सॉल्यूशन। तो सबसे पहले ये वाली इक्वेशन ले लेते हैं, ठीक है, इसको शॉर्ट आउट करेंगे। देखो ये दोनों इक्वेशन एक जैसे ही है, तो इन कांस्टेंट का तो कोई फर्क ही नहीं पड़ने वाला है। तो अगर मैं y डेज निकालू यहाँ पे तो ये 2x प्लस 2 हो जाएगा, और इसका y डेज निकालूंगा तो ये भी दोस्तों 2x प्लस 2 ही हो जाएगा। इसका y डबल डेज निकालेंगे तो ये 2 आ जाएगा, ठीक है, और इसका y डबल डेज निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 2। अब पूछ रहा है कि y डेज माइनस y डबल डेज 2x होगा क्या, तो चेक कर लेते हैं। y डेज माइनस y डबल डेज, तो y डेज कितना है 2x प्लस 2 माइनस 2, 2 से 2 गया तो 2x, मतलब ये वाला भी सही है और ये वाला भी सही है। इसका मतलब हम लोग आंसर लगाएंगे a एंड b ओनली। क्या आंसर आएगा दोस्तों इसका, a एंड b ओनली। आया समझ में, भाई हमने इसको डिफरेंशिएट कर दिया। तो कमाल की बात पता है क्या है, 2 का तो 0 हो जाएगा, इधर भी 0 हो जाएगा, बाकी दोनों सेम है, दोनों सेम है तो दोनों के आंसर एक जैसे बनेंगे, ठीक है। क्लियर हुआ। अब ये भी सेम होता अगर यहां प्लस होता, क्लियर। हाँ, तो ए एंड बी ओनली आंसर लगा दिया। आगे बढ़ते हैं, ये वाला क्वेश्चन देखो, ये क्या होता है, ये होता है y माइनस y1 इक्वल टू माइनस 1 बाय एम x माइनस x1, ठीक है। देखो बेटा, यानी कि m की बात करें तो m होता है dy बाई dx, ठीक है, और नॉर्मल के लिए बात करें तो dy बाई dx जो है वो होता है माइनस का 1 बाय एम। dy बाई dx क्या होता है दोस्तों, माइनस का 1 बाय, तो ये इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 4x इक्वल टू आ जाएगा माइनस का 1 बाय एम। x की वैल्यू दोस्तों कितनी यहाँ पे 1, तो 4 इंटू 1 इक्वल टू माइनस का 1 बाय एम, तो m की वैल्यू आ जाएगी माइनस का 1 बाय 4। ये तो बहुत इजी क्वेश्चन हो गया था, है ना। तो आपको ये पता होना चाहिए कि नॉर्मल क्या होता है और टेंजेंट क्या होता है। टेंजेंट के लिए dy बाई dx जो है ना, वो कितना होता है m, और नॉर्मल के लिए क्या होता है माइनस का 1 बाय एम, ठीक है। तो आगे बढ़े अपन, तो इसका आंसर क्या है माइनस 1 बाई 4, ये रहा अपना सी ऑप्शन। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए तो सीधा सा क्वेश्चन इज द नंबर ऑफ ऑल ऑन टू फंक्शन फ्रॉम द सेट 1 2 3 टू इटसेल्फ, तो इसका सीधा सा आंसर आता है फैक्टोरियल n, ठीक है। तो बहुत इजी क्वेश्चन था, फैक्टोरियल n आंसर है। आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, ये वाला क्वेश्चन देखिए, यहाँ पे 1 1
अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एक ऑपरेशन लगा देते हैं, ऑपरेशन लगा देते हैं C3 पर। C3 पर क्या ऑपरेशन लगाएंगे, C3 प्लस C2, ये कर दें तो A B C, C3 पर ऑपरेशन लगा रहे हैं तो ये दोस्तों हो जाएगा A प्लस B प्लस C, B प्लस C प्लस A, मतलब वही बात A प्लस B प्लस C और A प्लस B प्लस C। यहां से A प्लस B प्लस C कॉमन ले लेते हैं तो ये कॉमन आ गया, तो 1 1 1 ABC 1 1 1। अब अगर कोई दो कॉलम आइडेंटिकल हो गए तो आंसर कितना आ जाता है, इसका आंसर 0 आ जाता है। तो इसका आंसर क्या लगाएंगे हम लोग, 0। ठीक है, तो इसका आंसर जो है अपना कितना आ जाएगा, 0। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए y इक्वल टू दे रखा है अपने को यहाँ पे x टू दी पावर x sin x, तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे log ले लेते हैं, तो ये हो जाएगा दोस्तों log y इक्वल टू x टू दी पावर x sin x, और हमें dy बाई dx निकालना है। ठीक है, अच्छा log इधर भी आएगा तो ये हो जाएगा log x टू दी पावर x sin x, ये x sin x आगे आ जाएगा तो ये तो हो जाएगा log y x sin x log x। अब देखो तीन तीन फंक्शन आ गए, इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो log y का 1 बाय y, ठीक है, और y का dy बाय dx, करेक्ट। अब तीन फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे, पहले इसको डिफरेंशिएट करते थे, x का कितना 1, sin x log x ऐसा कैसा, करेक्ट, प्लस अब इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो x log x ऐसा कैसा, और sin x का क्या आ जाएगा दोस्तों cos x, ठीक है, प्लस इसको डिफरेंशिएट करते हैं तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो x sin x ऐसा कैसा, और log x का आ जाएगा 1 बाय x, ये वाला x से ये वाला x क्या हो जाएगा, कैंसर। तो इस y को उधर ले जाएंगे तो dy बाई dx ये आ जाएगा y, y मतलब क्या है ये, तो x टू दी पावर x sin x, करेक्ट। अब इसमें देखो जरा ध्यान से, इसमें कुछ कॉमन आने जैसा दिख रहा है क्या आपको, आप कहोगे सर जी यहाँ पे log x कॉमन है, करेक्ट है, तो log x अगर कॉमन ले ले, या फिर इन दोनों स्टेप में देख लो, इन दोनों स्टेप में अगर मैं साइन कॉमन ले लूं, ठीक है, साइन x कॉमन ले लूं तो यहां बचेगा 1 और यहां बचेगा log x, करेक्ट, प्लस x log x cos x ऐसा कैसा, ठीक है, किसी ऑप्शन में x टू दी पावर x sin x sin 1 प्लस log x log x cos x, ठीक है, यहाँ पे x, मतलब ये C वाला जो ऑप्शन है अपना क्या है, सही है। ठीक, चलिए दोस्तों आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। हाँ जी, ये वाला क्वेश्चन ये बोल रहा है कि वह द इंटरवल्स फॉर विच fx इक्वल टू x टू द पावर 4 माइनस 2x स्क्वायर इज इंक्रीजिंग। ठीक है, ये क्वेश्चन आप चाहो तो ऑप्शन से भी शॉर्ट आउट कर सकते हो, जैसे कि मान लो फिलहाल ये वाला ऑप्शन अगर मैं उठाऊं तो 1 से लेकर इनफाइनाइट तक की वैल्यू, मतलब अगर मान लो मैं यहाँ पे 2 रखता हूं तो f2 ये हो जाएगा 2 की पावर 4 माइनस 2 इंटू 2 की पावर 2, तो 2 की पावर 4 हो जाएगा 16, 2 की पावर 2 4, 4 2 जा कितना 8, यानी कि 8, तो यहाँ पे इंक्रीज हो रहा है। तो ये वाला जो ऑप्शन है दोस्तों अपना क्या है, करेक्ट है, यानी कि 1 से लेकर आप कोई भी बड़ी वैल्यू, केवल 1 मत रखना, 1 से लेकर कोई भी बड़ी वैल्यू रखोगे तो फंक्शन इंक्रीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आंसर लगाएंगे हम लोग, डी ऑप्शन, -1 से 0 एंड 1 से कितना, इनफाइनाइट। ठीक है, बाकी तो ऑप्शन देख के समझ में आ रहा है कि उसमें से एक भी सही नहीं जाएगा। ठीक है, करेक्ट है। चलो आगे बढ़ते हैं अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है कि इस क्वेश्चन की जो मिनिमम वैल्यू, तो देखिए दोस्तों सबसे मजेदार बात ये पता है, क्वेश्चन जो है दिस इज अ मॉडुलस फंक्शन, ये मॉडुलस फंक्शन है, और मॉडुलस फंक्शन के अंदर की दो बातें समझो आप भाई। मॉडुलस फंक्शन की जो डोमेन होती है वो माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक डोमेन होती है। तो मॉडुलस फंक्शन का ग्राफ ऐसे बनता है ना, ये वाला, और देखो ये मिनिमम वैल्यू होती है 0 और ऊपर तक तो वैल्यू बहुत तक चली जाती, यानी कि अगर मैं मॉडुलस फंक्शन के रेंज की बात करूं, मॉडुलस फंक्शन की अगर मैं रेंज की बात करूं, ठीक है, मॉडुलस फंक्शन के मैं किसकी बात करूं, रेंज की बात करूं, तो रेंज 0 से लेकर कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक होती है। 0 से लेकर कहां तक होती है, इनफाइनाइट तक। तो आप इसमें देखो कि मिनिमम टू मिनिमम वैल्यू क्या हो सकती है भाई, आप यहाँ पे कोई भी नंबर डाल दो, ठीक है, तो इसकी जो मिनिमम वैल्यू है वो कितनी आ जाएगी अपनी, 0 आ जाएगी। मिनिमम वैल्यू कितनी आ जाएगी अपनी, 0। क्या मेरी बात समझ में आ गई आप लोगों को?
ठीक है, तो इसका जो आंसर लगाएंगे अपन वो क्या लगाएंगे, 0। आगे बढ़े भैया, अगले क्वेश्चन पर आ जाओ। मैक्सिमम वैल्यू पूछिए, तो जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो इसकी वैल्यू होती है, अब देखो ये क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ पे नंबर 1 है और यहाँ पे भी नंबर कितना है 1, यानी कि ए की वैल्यू 1 और बी की वैल्यू भी 1। तो मैक्सिमम वैल्यू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से अपन देते हैं, तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा दोस्तों √2। तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होगी वो क्या होगी अपनी, प्लस का √2। मैक्सिमम वैल्यू जो होगी वो कितनी होगी, प्लस का √2। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगेन यहाँ पे पूछ रहा है द एंगल बिटवीन द लाइंस वेक्टर आर। तो देखिए ये जो है आपका पैरेलल वेक्टर है, ये दोनों पैरेलल वेक्टर है, तो इसका जो एंगल निकालते हो कैसे निकालते हैं, कोस थीटा। दोनों पैरेलल वेक्टर, मान लो एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर है और इन दोनों के अलग अलग मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो चलिए दोस्तों निकालते हैं, इसका मल्टीप्लाई करा देते हैं। तो ध्यान से देखिए 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो कितना आएगा, 3 आएगा। 1 का मल्टीप्लाई 3 के साथ होगा तो कितना आएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद 2 का मल्टीप्लाई 2 के साथ होगा तो कितना आ जाएगा, 4, और 2 का मल्टीप्लाई 6 के साथ होगा तो कितना हो जाएगा, 12। ठीक है, तो 4 और 3 7, 7 और 12 कितना आ गया, 19। यानी कि सबसे मजेदार बात है कि सबके ऊपर 19 दे ही रखा है। ठीक है, तो एक बात तो क्लियर है कि ये वाला साइन तो कैंसिल हो जाएगा, या तो आंसर ये वाला आएगा या तो ये वाला आएगा, तो इन दोनों में से टिक करना है। चलो मैग्नीट्यूड की बात कर लेते हैं, तो इसका मैग्नीट्यूड देखो क्या आ जाएगा, 1, 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसका मैग्नीट्यूड 3 का स्क्वायर 9, 2 का 4 एंड 6 का 36। तो ये हो जाएगा 4 4 8 और एक 9, 9 से बाहर आएगा दोस्तों 3, 36 और 4 40 और 9 49 का आ जाएगा 7। तो ये आ जाएगा 19/21 इक्वल टू कोस थीटा। तो थीटा आ जाएगा कोस इनवर्स 19/21। ठीक है, तो ये रहा आपका 7 3 21 सी ऑप्शन एकदम करेक्ट। क्या यहां तक की बात समझ में आ गई, कोई दिक्कत तो नहीं। चलिए आगे बढ़े हम लोग, आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। ठीक है, आगे आते हैं अपन क्वेश्चन नंबर 33 पर, एक बार पढ़ लीजिए इसे ध्यान से। चलिए दोस्तों, तो हम लोग यहाँ पे आगे अगले क्वेश्चन के बारे में बात कर रहे हैं। देखिए क्वेश्चन हमारा ऐसा है, द एरिया इंक्लोज्ड बिटवीन द कर्व y इक्वल टू एक्स स्क्वायर एंड x इक्वल टू वाई स्क्वायर। ठीक है, इसके बीच का एरिया निकालना है। ठीक है, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, यानी कि इसकी कहानी को समझे हम लोग, तो ये इनपुट और ये y यानी कि जो कितना है अपने पास एक्स स्क्वायर। अब दोस्तों अगर मैं 0 इनपुट डालता हूं तो कितना आएगा, 0 आएगा। x की जगह अगर मैं 1 इनपुट डालूंगा तो ये कितना आएगा, 1, और -1 डालूंगा तो भी कितना आएगा, 1। एक कहानी तो ये हो गई, यानी कि इसका जो ग्राफ जाएगा ये यहाँ पे अपने पास 0 0 हो गए। ठीक है, अगर मैंने 1 इनपुट डाला तो मुझे ये वाली वैल्यू 1 यहाँ मिली, है ना, ये वाली वैल्यू मुझे 1 यहाँ मिलेगी। अगर ये 1 यहाँ तो ये वाली वैल्यू 1 यहाँ मिलेगी मुझे, और -1 डाला तो ये वाली वैल्यू मुझे यहाँ मिलेगी। यानी कि ये वाला जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से जाएगा। ठीक है, एक ये वाली वैल्यू और एक ये वाली वैल्यू, ये कर्व ऐसे जा रहा है। अब दूसरा जो है x इक्वल टू क्या दे रखा है हम लोगों को, y, x इक्वल टू वाई स्क्वायर, ये x और ये y, तो जो x है वो कितना है, y स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं y की जगह 0 पुट करता हूं तो x की जगह 0 आता है मेरा। ठीक है, y की जगह अगर मैं 0 पुट करूंगा, y की जगह 0 पुट करूंगा तो x की वैल्यू 0 आएगी। y की जगह अगर मैं -1 पुट करूंगा तो x की जगह 1 आएगा, और y की जगह में 1 पुट करूंगा, y की जगह 1 पुट करूंगा तो x की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1। तो x इक्वल टू वाई स्क्वायर का कर्व कैसे बनेगा, जैसे कि y की वैल्यू यहाँ पे मैंने 0 ले ली। ठीक है, तो ये 0 ले ली, तो एक पे पॉइंट 0 पे 0 मिल गया। y की वैल्यू मैंने -1 ले ली, मतलब यहाँ ले ली, तो -1 पर 1 वैल्यू, यानी कि लगभग ये वाली वैल्यू यहाँ पर आ गई। फिर y की वैल्यू 1 ले ली, मतलब ये वाली वैल्यू ले ली, तो ये इनपुट यहाँ पे मिला मुझे, मतलब ये इनपुट मिला। तो ये जो कर्व है ये कुछ इस तरीके से जा रहा है अपना, समझ में आ रही बात, ये कर्व ऐसा जा रहा है। ठीक है, अब ध्यान से देखिएगा इसका एरिया हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे।
अगर मान लो ये जो पॉइंट है यहां से इस पॉइंट को मैं मिला दूं ऐसे, ठीक है, और यहां से इस पॉइंट को मिला दूं ऐसे, तो ये वाले जो कोऑर्डिनेट है ये 0 0 होंगे, ये वाला पॉइंट होगा 1 0, ये 1 1 होगा, और ये 0 1 कोऑर्डिनेट होंगे, ठीक है। और हमें दोस्तों जो एरिया पूछ रहा है वो ये वाला एरिया पूछ रहा है कि भैया ये बताइए कि ये एरिया आपका क्या होगा। तो देखिए हम लोग स्मार्ट तरीके से काम करें, ध्यान से देखो तो ये एक स्क्वायर शेप बन रहा है, और ये जो स्क्वायर शेप बन रहा है इसकी ये वाली लेंथ 1 है और ये वाली लेंथ भी कितनी है 1। तो अगर मैं इसके एरिया की बात करूं कंप्लीट एरिया की, तो 1 × 1 ये वाला एरिया हो जाएगा। 1 × 1 मतलब ये वाला जो एरिया आएगा अपने पास कितना आएगा 1। अब अगर इस पूरे में से ये 1 यूनिट एरिया आ गया, इसमें से अगर ये वाला, ठीक है, ये स्टार लगा देता हूं, ये स्टार स्टार वाले अगर एरिया में हटा दूं तो ये वाला एरिया आ जाएगा। तो अब देखिए ये स्टार वाला एरिया कैसे निकालेंगे, ये वाला एरिया है जिसके कोऑर्डिनेट से 0 0 है और ये वाले कोऑर्डिनेट जो है वो 1 0 है, ठीक है, वाली लेंथ 1 है। अब यहां से हम लोग क्या करते हैं, एक स्ट्रिप डाल देते हैं इसे, तो इसका एरिया हो जाएगा 0 से लेकर 1 ये y और ये dx, ये हो जाएगा दोस्तों y dx, करेक्ट है। अब 0 to 1 और y की वैल्यू कितनी है अपने पास x², तो ये हो जाएगा x² dx, करेक्ट है। तो इसको इंटीग्रेट करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों x⁻³ और लिमिट आ जाएगी 1 to 0, 1 पुट करेंगे तो 1⁻³ मतलब ये कितना आ जाएगा आपका 1/3 आ जाएगा। यानी कि ये वाला जो छोटू सा एरिया है ये 1/3 है और ये वाला एरिया भी कितना है 1/3, यानी कि इस 1 में से ये वाला 1/3 प्लस ये वाला 1/3 हम लोग हटा देते हैं, तो टोटल आ जाएगा 1 - 2/3। तो 1 - 2/3 यानी कि 3 - 2, ये आंसर आ जाएगा आपका 1/3। तो ये वाला जो बीच का एरिया होगा ये कितना होगा अपना 1/3, ये रहा ऑप्शन। तो समझ में आया मैंने किस तरीके से किया, स्मार्ट तरीके से काम करते हैं तो ये जल्दी से आंसर आ जाता है इसका, ठीक है। चलिए आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। आइए दोस्तों अगले क्वेश्चन पे, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री के अंदर एक और बेहतरीन क्वेश्चन पूछा गया है। मतलब इस पेपर में हम लोगों को ज्यादातर जो क्वेश्चन देखने को मिले वो सब्स्टिट्यूशन वाले क्वेश्चन देखने को मिले यहाँ पे। तो चलिए आइए देखते हैं इसका सब्स्टिट्यूशन क्या है। यहाँ पे है अपने पास क्वेश्चन tan इनवर्स है ना x। देखो दोस्तों जो x है उसको मान लेते हैं हम लोग a sin थीटा, x को हम लोग क्या मान लेते हैं a sin थीटा। क्लियर है यहां तक, x को मान लिया हम लोगों ने a sin थीटा। अब x इक्वल टू a sin थीटा है तो x/a इक्वल टू sin थीटा, यानी कि थीटा की बात करें तो ये आ जाएगा sin इनवर्स x/a। जरूरत पड़ने पर हम लोग इसका यूज करेंगे। अब यहाँ पे देखिए tan इनवर्स x की जगह रख दूंगा मैं a sin थीटा, है ना। नीचे देखेंगे आप तो ये हो जाएगा a² माइनस a² sin² थीटा, करेक्ट है। अब चीजें माइंड में चलने दीजिएगा, tan इनवर्स ऊपर a sin थीटा ऐसा कैसा, ठीक है दोस्तों। अब ध्यान रखना a² यहां से कॉमन ले लिया तो ये बन गया 1a² 1 माइनस sin² थीटा, या फिर हम लोग चलिए लिख भी देते हैं a² कॉमन लिया तो यहां बचा 1 माइनस sin² थीटा, ठीक है। अब आप कहेंगे कि सर जी ये a sin थीटा तो अपनी जगह सही है, ये a² बाहर आ गया तो कितना हो गया a, एंड 1 माइनस sin² थीटा हुआ था cos² थीटा, और cos² थीटा बाहर आएगा तो क्या होगा दोस्तों cos थीटा। a से गया तो ये बन गया अपना tan इनवर्स sin थीटा बाय cos थीटा tan थीटा। tan इनवर्स से tan गया तो ये आया थीटा, तो थीटा का मतलब sin इनवर्स x/a, ठीक है, sin इनवर्स x/a। तो ये रहा अपना डी ऑप्शन। हम लोग क्या लगाएंगे sin इनवर्स x/a। कोई दिक्कत वाली बात? चलिए बढ़िया क्वेश्चन था। आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। आगे आ जाओ अगले क्वेश्चन पे। द यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन वेक्टर a प्लस वेक्टर b। बोल रहा है कि भैया जी वेक्टर a प्लस वेक्टर b, ठीक है, कि डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर बनाना है और ये दो वेक्टर दे रखे हैं। तो सबसे पहले दोस्तों अपन वेक्टर a प्लस वेक्टर b निकाल लेते हैं। चलिए वेक्टर a प्लस वेक्टर b क्या होगा, ठीक है। यहां पे देखिए 2i कैप और ये माइनस का i कैप, तो 2i कैप में से i कैप गया तो बचा कितना i कैप, ठीक है। माइनस j कैप में प्लस j कैप जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा भैया जी 0 j कैप हो जाएगा, है ना। और 2k कैप में से k कैप गया, यानी कि जोड़ा हम लोगों ने
तो 2 के केप माइनस के केप इक्वल टू के केप। ठीक है, ये हो गया वेक्टर a प्लस वेक्टर b। अब हमें चाहिए भैया यूनिट वेक्टर। तो दोस्तों यूनिट वेक्टर मतलब क्या होता है? यूनिट वेक्टर का मतलब होता है कि इसमें इसके मैग्नीट्यूड का डिवाइड कर दो। तो भाई आई केप तो ऐसा है और इसका तो कोई सेंस ही नहीं, तो प्लस के केप और इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं। ठीक है, तो मैग्नीट्यूड निकालेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों 1 का स्क्वायर प्लस 0 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, यानी कि आ जाएगा √2। तो √2 का यहाँ पे डिवाइड कर देते हैं, तो ये बन गया अपना यूनिट वेक्टर। तो क्या आपको कहीं दिख रहा है? तो I/√2 एंड K/√2 ये रहा अपना डी ऑप्शन। तो दिस इज अ यूनिट वेक्टर। तो यूनिट वेक्टर में क्या करते हैं, उसके मैग्नीट्यूड को हम लोग डिवाइड कर देते हैं। करेक्ट है? हाँ जी, तो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। देखिए ये जो क्वेश्चन है आपको बार बार पेपर में देखने को मिल रहा है। जितने भी पेपर अभी तक हम लोगों ने सोल्व किए, हर पेपर में क्वेश्चन आ रहा है। तो ये तो मान के चलिए कंठस्थ ही कर लीजिए इसे। क्वेश्चन बोल रहा है कि मान लीजिए लेट ए बी द स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। भैया जी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है ए और उसका जो ऑर्डर है 3, इट मींस ये 3/3 ऑर्डर का है। ठीक है, देन के ए वेयर के इज स्केलर, ये पूछ रहा है के ए इक्वल टू क्या। तो भाई हम ये जानते हैं कि के टू द पावर n डिटरमिनेंट ऑफ ए होगा। दिया है। अब यहाँ पे n कितना है 3, तो ये आ जाएगा दोस्तों के टू द पावर 3 डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो ये नहीं है, ये रहा ऑप्शन अपना। शानदार क्वेश्चन था, जबरदस्त। तो कभी कभी ऐसे एकदम सीधे सीधे क्वेश्चन डायरेक्ट देखने को मिल जाते हैं, जैसे अपन देखते ही लगा सकते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन तो बढ़िया ही प्रिपेयर कर लीजिएगा, क्योंकि ज्यादातर आपको देखने को मिल रहा है। आगे बढ़े अपन। चलिए ये वाला क्वेश्चन देखिए। बोल रहा है द रिलेशन आर a, b सच दैट a इज लेस देन एन इक्वल टू बी स्क्वायर। यहाँ पे बोल रहा है कि a लेस देन इक्वल टू बी स्क्वायर। अगर ये ऐसी कंडीशन है, इसका मतलब ये रिफ्लेक्सिव तो नहीं है। ठीक है, इज नॉट रिफ्लेक्सिव। तो ये ना तो आपका भैया रिफ्लेक्सिव है और न ही आपका सिमेट्रिक है। रिफ्लेक्सिव क्यों नहीं है? क्योंकि ए और बी की वैल्यू पुट करोगे तो स्क्वायर के मामले में इक्वल नहीं होगी। रिफ्लेक्सिव का मतलब ये होता है कि अगर ये 1 1 है तो ये 1 1 होना चाहिए, अगर ये 2 है तो ये 2 होना चाहिए। और सिमेट्रिक का मतलब क्या? 1 2, तो फिर ये क्या होना चाहिए? 2 1, यानी कि ये 1 2 है तो ये 2 1 ऐसा होना चाहिए। लेकिन अगर ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे, अगर ये 1 और ये 1 तो ये तो आ जाए, लेकिन ये 2 और यहाँ 2 पुट करूंगा तो 2 और ये कितना बन जाएगा? 4 बन जाएगा। ठीक है, सिमेट्रिक की बात करें तो 1 2, तो 1 2 का स्क्वायर कितना? 4, लेकिन उल्टा करने पर बात जमेगी नहीं। समझ में आ रही बात? तो इसे हम लोग कहेंगे नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉर सिमेट्रिक, नाइदर रिफ्लेक्सिव नॉट सिमेट्रिक। ठीक है, ये आंसर आएगा अपना बी ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 40 देखिए। यहां पे बोल रहा है i इक्वल टू π/6 to π/3 एंड dx। देखिए दोस्तों √10x को अपन लिख सकते हैं √sin x/√cos x। ये पिछले पेपर में भी हमने क्वेश्चन देखा था। एलसीएम लेंगे तो ऊपर जाके, ठीक है, ये हो जाएगा √cos x, है ना, और नीचे आ जाएगा √cos x प्लस √sin x dx। ये किसकी वैल्यू है? x की। ठीक है, अब अगर इस तरीके का क्वेश्चन आए तो ये वाली जो लिमिट है ये a और b कहलाती है। तो अगर a b f x है तो इसको अपन a to b f a प्लस b माइनस x यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, तो x की जगह क्या लिख सकते हैं? जैसे कि ये √cos x है ना, तो √cos x को लिख सकते हैं हम लोग π/3 प्लस π/6 माइनस x। अब देखना ध्यान से, ठीक है, ये चीजें यहाँ पे समझ लो। जब भी इस तरीके का फंक्शन हो तो अपन इस तरीके से लिख सकते हैं। तो cos π/3 प्लस π/6 इंटू 2 इंटू 2 कर देते हैं हम लोग, तो ये दोनों 6 6 बन जाएंगे। 2π एंड पाई कितना हुआ? 3π/6, यानी कि π/2 माइनस x। और cos π/2 माइनस x दोस्तों होता है √sin x। मतलब ये हुआ कि अगर मैं इसको चेंज करके लिखूंगा तो π/6 टू π/3 रहेगा और ये पूरी ही कहानी चेंज हो जाएगी। मतलब इसको मैं ऐसा लिख सकता हूं और जैसे ऐसे लिखा तो ये ऐसे बन जाएगा, यानी कि cos x बन जाएगा दोस्तों अपना sin x। ठीक है, नीचे वाला cos x बन जाएगा sin x और ये sin x जो है बन जाएगा cos x dx। ठीक है,
जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो ये इक्वेशन नंबर 1 हो गई और ये इक्वेशन नंबर क्या होगी अपनी 2, दोनों को ऐड करेंगे तो ये 2i बन जाएगा, ये आ जाएगा π/6 to π/3। देखो डिनोमिनेटर इसका और इसका सेम है, रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स, रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स, तो ये बन जाएगा रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स और ऊपर क्या आ जाएगा रूट cos x प्लस रूट साइन एक्स dx। तो दोस्तों ये तो कैंसिल हो गया है ना, ये वाली स्टेप से ये वाली स्टेप हो गई कैंसिल। अब देखो 2i इक्वल टू π/6 to π/3 और ये dx, और dx का अगर हम लोग इंटीग्रेशन करेंगे तो केवल क्या आएगा x, और x की लिमिट आ जाएगी π/6 से लेकर π/3 और इक्वल में अपना 2i चल रहा है, ठीक है। तो 2i इक्वल टू ये लिमिट रख देते हैं हम लोग, तो π/3 माइनस π/6, ठीक है, दोनों तरफ 2 का मल्टीप्लाई कराते हैं तो 2i इक्वल टू हो जाएगा 2π माइनस पाई यानी कि π/6 और 2 इधर आया तो i की वैल्यू हो गई π/12। तो ये बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, ठीक है, जो कि पिछले पेपर में भी आया था, तो हम लोगों ने पिछले पेपर में भी इसका एक सॉल्यूशन देखा था। देखो इसमें 10x का पूछा है और वो वाला जो क्वेश्चन था वो किसका था, cot x। तो बात एक ही होती है, cot x से cot x की तरह आखिरी में जाके क्या होता है कि ये दोनों चीजें सेम हो जाती है, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर क्या होता है सेम, और जैसे ही सेम हुआ तो अपन उसे कैंसिल कर सकते हैं, ठीक है। चलो आगे बढ़े अपन अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, इट इज नोन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर और बाय द अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली 3/10, 1/5, 1/10, 2/5। क्वेश्चन की कहानी ये है कि अगर ये व्यक्ति ट्रेन से आता है तो ट्रेन से आने की जो प्रोबेबिलिटी, अ डॉक्टर इज टू विजिट अ पेशेंट, इट इज नाउन दैट द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल कम बाय ट्रेन, बस, स्कूटर बाय अदर मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट आर रिस्पेक्टिवली 3/10। मतलब एक डॉक्टर जो है वो पेशेंट को देखने जा रहा है। अब कहानी ये है कि अगर वो ट्रेन से जाता है तो ट्रेन से जाने की प्रोबेबिलिटी उसकी 3/10, प्रोबेबिलिटी ऑफ ट्रेन। फिर आगे बात करता है कि अगर वही व्यक्ति बस से जाता है, वही व्यक्ति अगर बस से जा रहा है तो उसकी प्रोबेबिलिटी है 1/5, करेक्ट है। और वही व्यक्ति अगर स्कूटर से जा रहा है तो स्कूटर से जाने की प्रोबेबिलिटी है 1/10, और वही व्यक्ति अगर अदर ट्रांसपोर्ट से जा रहा है, अदर से, ठीक है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे 2/5 ये प्रोबेबिलिटी है। ये इतनी सी बात का मीनिंग हुआ। आगे बोलता है कि द प्रोबेबिलिटी दैट he will be late are 1/4, 1/3 and 1/2। मतलब ट्रेन, if he comes by train, bus and scooter respectively, मतलब बोल रहा है कि ट्रेन, बस और स्कूटर से अगर जाता है तो वो लेट हो जाता है, क्या हो जाता है, लेट। और उसके चांसेस क्या दे रखे हैं, उसकी प्रोबेबिलिटी क्या दे रखी है आपको, ये दे रखी है यहाँ पे 1/4, 1/3, 1/12, करेक्ट है। आगे बोलता है if he comes by other means of transport, मतलब अदर ट्रांसपोर्ट से जाता है then he will not be late, he will not be late मतलब कितना, 0। बोल रहा है when he arrives late, बोलता है कि जब पेशेंट को देखने जाता है तो पता चलता है वो लेट हो जाता है। अब भैया लेट होता है तो इन 3 केसेस में लेट होगा, है ना, क्योंकि यहां तो वो टाइम पे पहुंच रहा है, लेट हो ही नहीं रहा है, मतलब प्रोबेबिलिटी 0 हो गई। तो आगे बोलता है द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय बस, मतलब बताओ कि वो बस से गया, मतलब उसने श्योर कर दिया कि वो लेट हो गया। अब देखो क्वेश्चन क्या आ रहा है, पहले गया ट्रेन से, बस से, स्कूटर से, अदर से, उनके लेट होने कंडीशन, आखिर में बोल दिया लेट हो गया। तो बताओ किससे गया, मतलब रिवर्स में जा रहा है, और जब रिवर्स में जाता है तो क्वेश्चन बेस थ्योरम का आ जाता है दोस्तों। तो बेस थ्योरम लगा दे, किससे पूछा है कि द प्रोबेबिलिटी दैट ही कम्स बाय बस, बस की प्रोबेबिलिटी। तो ये वाला एरिया निकालना है आपको, तो जो निकालना है उसे ऊपर रख दीजिए, 1/5 इंटू 1/3, बाकी सब नीचे आ जाएगा। तो चलिए इसको मैं यही सोल्व कर लेता हूँ। तो दोस्तों हो जाएगा 3 कितना, 40, है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो दिस इज 1/15 एंड दिस इज 1/120, ठीक है। तो नीचे आ जाएगा आपका 3/40 प्लस 1/15 प्लस 1/120, और ऊपर कितना हो जाएगा 1/15, क्योंकि बस की बात कर रहे हैं ना। अब इसे शॉर्ट आउट कर लेते हैं। देखिए एलसीएम अगर 120 बनाना है तो इसमें मुझे 8 का मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, और इसमें 40, 3 12, 3 का मल्टीप्लाई करा देना चाहिए, ठीक है।
तो ये दोस्तों हो जाएगा अपना 1/15 एज इट इज, करेक्ट है। सभी जगह 120 आ गया और इसको जोड़ लेते, 3 और 3 9, 9 और 1 10, 10 और 8 हो गया 18। तो दिस इज 1/15 एंड 120/18। 15 से गया 8 बार और 8/18 कट करोगे तो कितना आएगा 4/9। है किसी ऑप्शन में? ये रहा भैया, हाँ मिल गया 4/9। तो ये जब इस तरीके की क्वेश्चन है, अगर आपसे ये जाके पूछे कि पीछे क्या हुआ था ये बताइए, तो ये रिवर्स प्रोबेबिलिटी लग जाती है और ये किसने दी थी, बेस थ्योरम के अंदर आती है। तो बढ़िया क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 40। देखिए क्वेश्चन नंबर 40 की कहानी क्या है। क्वेश्चन नंबर 40 बोल रहा है कि dy/dx ये है, तो इसका जनरल सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल सॉल्यूशन ऑफ dy/dx ये है। तो बोल रहा है कि उसका क्वेश्चन क्या है, ठीक है। चलो देखते हैं जरा ध्यान से। तो इसको देखते हैं हम लोग, यहाँ पे लिखा है dy/dx, करेक्ट, 1 + x², 1 + x²। और अगर ये वाला एरिया देखोगे तो आप कहोगे सर जी यहाँ से अगर y² कॉमन निकाला जाए तो 1 + x², ये y² मैंने कॉमन निकाल लिया, ठीक है। y² + x² y² था तो y² कॉमन निकाल लिया। अब थोड़ा और शॉर्ट आउट हो जाएगा इस तरीके से, तो dy/dx इक्वल टू यहाँ भी 1 + x², यहाँ भी 1 + x²। तो 1 + x² को कॉमन निकाला तो यहाँ बच गया 1 + y², ठीक है। 1 + y² को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा दोस्तों dy/1 + y², ठीक है। और ये हो जाएगा 1 + x² और ये क्या हो जाएगा dx, ठीक। अब हम लोग कर देते हैं दोनों साइड इंटीग्रेशन। क्या कर देते हैं, दोनों ही साइड इंटीग्रेशन। तो दोनों ही साइड इंटीग्रेशन करेंगे तो 1, देखो ये है 1/1 + y², तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स y, ठीक है। इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, tan इनवर्स y। अब इसको अलग अलग इंटीग्रेट करते हैं तो ये है इंटीग्रेशन dx प्लस इंटीग्रेशन x² dx। तो dx का दोस्तों हो जाएगा x प्लस x² का हो जाएगा x3/3 प्लस कितना आ जाएगा c। तो ये रहा आपका ऑप्शन, tan इनवर्स y = x प्लस x³/3 प्लस c, ठीक है। तो बढ़िया क्वेश्चन था ये। चलो बात समझ में आ गई सभी को, आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 41। देखिए 41 वाला क्वेश्चन क्या दे रहा है, मैच द कॉलम। तो आप, मैंने जब भी इस तरीके क्वेश्चन बताता हूं तो मैं आपको ये कहता हूं कि कोई ये कंडीशन भी मैच कर लो, ऑप्शन में मैच हो जाए तो बात खत्म। जैसे कि Lx + My + Nz = D। तो ये जो क्वेश्चन है ये इक्वेशन ऑफ प्लेन है, ठीक है। ये प्लेन की इक्वेशन दे रही है, मतलब ये तो गया, ये भी गया, ये भी गया, मतलब एक ही ऑप्शन दिख रहा है दोस्तों। ए का कितना, सेकेंड, तो दिख रहा है डायरेक्ट। फिर बी, तो बी का है इंटरसेप्ट फॉर्म ऑफ प्लेन, ठीक है, ये प्लेन का इंटरसेप्ट फॉर्म है। और वेक्टर आर माइनस वेक्टर ए डॉट वेक्टर एन, ठीक है। ये जो है अपने पास इक्वेशन ऑफ प्लेन पासिंग थ्रू अ गिवन पॉइंट एंड नॉर्मल टू द गिवन वेक्टर, ये वाला दे रखा है सी का फर्स्ट, ठीक है, और डी का थर्ड आ जाएगा। तो ये अपना सी ऑप्शन मैच कर गया, ठीक है। मतलब ये तो डायरेक्ट फार्मूले बेस्ड क्वेश्चन पूछे गए आपसे। मतलब जब मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन आता है ना, तो एग्जामिनर क्या करता है, 3-4 फार्मूले का एक सेट बनाता है, ठीक है, और उनके आगे आंसर को हेरा फेरी करके क्वेश्चन बना देता है। मतलब आपको फार्मूले अगर अच्छे से याद है तो ये मैच द कॉलम वाले क्वेश्चन आप आसानी से बना सकते हो। चलिए दोस्तों एक बार फिर से क्वेश्चन आया है एरिया निकालने का। देखिए यहाँ बोल रहा है कि y इज ग्रेटर देन एंड इक्वल टू x²। तो इसको मैं इस तरीके से लिखता हूं y = x²। तो देखिए ये क्या होगा, x और y, ठीक है, और y की जगह क्या है अपना x²। मतलब ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया। अगर x में 0 डालेंगे 0 आएगा, -1 डालेंगे तो 1 आएगा, और 1 डालेंगे तो 1 आएगा। एक कंडीशन ये दे दी। दूसरी कंडीशन दे दी कि y इज लेस देन एंड इक्वल टू मॉडुलस ऑफ x, ठीक है। तो ये बना लेते हैं अपन, एक तरफ x और एक तरफ y, ठीक है। तो y की जो वैल्यू दे दी वो क्या दे दी आपको, मॉडुलस x, ठीक है, इस तरीके की चीजें दे दी। अब देखो जरा कहानी यहाँ पे, अगर x में हम लोग 0 डालेंगे तो कितना आएगा, 0 आएगा। x की वैल्यू में -1 डालता हूं तो 1 आएगा, और 1 डालूंगा तो 1 आएगा। इसका ग्राफ बना लेते दोस्तों हम लोग। ग्राफ कैसा बनेगा, क्योंकि ग्राफ के अकॉर्डिंग क्वेश्चन थोड़ा सा जल्दी से शॉर्ट आउट हो जाएगा।
ठीक है। अगर मान लो मैं इसका ग्राफ बनाता हूं तो देखिए इसके ग्राफ की कहानी क्या होगी, 0 पर मुझे 0 मिला, ठीक है, -1 डाला यानी कि ये -1 ये +1, तो -1 डाला तो इनपुट मुझे ये 1, ठीक है, और इधर -1, तो ये इनपुट मिला मुझे, और 1 डाला तो मुझे ये वाला इनपुट मिलेगा, मतलब ये ग्राफ इस तरीके से जाएगा, ठीक है। ये जो ग्राफ है ये किसका है, y = x² का। अब इसकी बात करते हैं, 0 डालेंगे तो 0 पर 0 मिलेगा, मतलब ये वाला ही पॉइंट मिलेगा अपने को, -1 डाला तो -1 पे ये 1 मिला, ठीक है, और 1 डाला तो 1 मिला, यानी कि ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। तो हमें क्या करना है, ये वाला एरिया निकालना है। तो वो पूछ रहा है कि भैया जी ये वाला जो एरिया है ये बताइए क्या है। तो ध्यान से देखना, इस तरीके के क्वेश्चन में क्या करेंगे, आपको ये समझ में आ गया, ये कोऑर्डिनेट्स जो है आपके, ये कोऑर्डिनेट्स 1 1 होंगे, और ये वाले जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो 1 0 है। तो इसको दोस्तों मैं ऐसे मिला देता हूं यहाँ पे, ठीक है, इसको थोड़ा सा ऐसे बड़ा कर देता हूं ताकि ठीक से देखेगा, ये इसको अपन यहां से मिला देते हैं, और ये कोऑर्डिनेट कितने हो गए इसके 1 0। अब देखो ध्यान से, और इसको अपन यहां से मिला देते हैं, तो इसका टोटल एरिया अगर मैं देखूंगा तो आप कहोगे सर 1 × 1, ये तो पिछले जैसा क्वेश्चन हो गया 1। अब अगर हम लोग ये और ये एरिया हटा दे तो ये वाला एरिया आ जाएगा अपने पास, हाँ या ना, ठीक है। तो ये वाला एरिया अपन देखते हैं कैसे निकालते हैं, तो ये स्ट्रिप एक डाल देते हैं यहाँ पे, तो ये y और ये कितना हो जाएगा dx हो जाएगा। चलिए, तो ये जो एरिया आ गया आपका कितना आ गया 1/1। अब देखिए ये इसको अगर मैं इस साइड ले आऊं, इसको ऐसे कर देता हूं, तो ये लगभग इस तरीके से हो जाएगा। अगर ये स्ट्रिप को इधर ले आते हैं तो इस तरीके से हो जाएगा अपना, ठीक है। तो ये एरिया देख लेते अपन, ये वाला एरिया निकाल लेते हैं, तो हो जाएगा अपना 0 से 1 और y dx, ठीक है दोस्तों। तो 0 से 1 और y की वैल्यू है अपने पास कितनी x² dx, इंटीग्रेशन करेंगे तो x⁴ आ जाएगा, और लिमिट 0 से कितनी हो जाएगी 1 हो जाएगी, ठीक है। यहाँ के बदले हमने इसको यहाँ एज्यूम कर लिया, क्योंकि बात तो एक ही है। अब इसका एरिया देखिए, टोटल एरिया अपना कितना आ रहा है 1, ठीक है, इसका और इसका एरिया निकालना है ना, तो भाई ये टोटल एरिया कितना है अपना 1 है, भाई इसको अपन डबल कर देंगे तो टोटल एरिया 1 है। अब इसमें से ये वाला एरिया माइनस कर देते हैं, तो ये वाला जो एरिया है ये कितना आ गया आपका 1/3। देखना ध्यान से, ये वाला जो एरिया है, ये वाला एरिया अपना, ये स्ट्रिप निकाली ना अपनों ने ये वाली, तो ये एरिया 1/3, ये 1/3 थी, ऊपर वाला भी 1/3, ठीक है। तो 1/3 + 1/3 कितना हो गया 2/3, और 1 में से 2/3 माइनस करेंगे तो कितना आंसर आएगा अपना 1/3। तो ये रहा ऑप्शन, मतलब ये वाला जो एरिया है कितना आ जाएगा 1/3। तो ध्यान से देखोगे तो ये ऐसा जा रहा है, तो इसको अपन इसे एज्यूम करके सोल्व कर सकते हैं। तो इसका आंसर कितना आ गया अपना 1/3। आगे बढ़े, आगे की ओर जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 43 पर बात करते हैं। बोलता है विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन इज इनकरेक्ट, इनकरेक्ट ऑप्शन बताना अपने को। तो इफ डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0, मतलब ये 0 नहीं है, देन देयर एग्जिस्ट यूनिक सॉल्यूशन, तो ये वाली बात तो भैया सही है, ठीक है। इफ डिटरमिनेंट ऑफ a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ b, देन देयर इज नो सॉल्यूशन, ये वाली बात भी सही है, ठीक है। अब डिटरमिनेंट a इज नॉट इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट ऑफ a b इज नॉट इक्वल टू 0 देयर इज नो सॉल्यूशन, तो ये वाली बात गलत है। तो भाई इसने ये पूछा था ना कि इनकरेक्ट कौन सा है, तो अपन क्या आंसर लगाएंगे, सी वाला आंसर लगाएंगे। एंड ये जो डी वाला ऑप्शन दे रखा है, इफ डिटरमिनेंट a इक्वल टू 0 एंड एडजॉइंट a b इक्वल टू 0 देन सिस्टम इज इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, तो ये वाली बात भी क्या है, सही है। तो इसका जो सी वाला पॉइंट है वो गड़बड़ हो रहा है, तो इसलिए आंसर अपना क्या हो जाएगा सी। आगे बढ़े दोस्तों, अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 44। क्वेश्चन नंबर 44 की कहानी क्या है समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 बोल रहा है 2 0 0 0 1 0 0 0 1, ये कौन सा मैट्रिक्स है, जीरो मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, स्केलर मैट्रिक्स या डायगोनल मैट्रिक्स। तो ये है दोस्तों अपना डायगोनल मैट्रिक्स। क्या है ये, डायगोनल मैट्रिक्स, करेक्ट है, पहचान है इसकी। आगे बढ़ते हैं अपन, क्वेश्चन नंबर 47 2x 2 4x इक्वल टू 10 है, तब x की वैल्यू क्या होगी। तो शॉर्ट आउट करेंगे तो हो जाएगा 2x² माइनस 8 इक्वल टू कितना 10, तो 2x², ये इधर गया तो 18 आ गया, 2 से कट किया तो कितना 9, तो x² इक्वल टू 9, यानी कि x की वैल्यू आ गई दोस्तों +-3। तो सिंपल सा क्वेश्चन था, बी ऑप्शन, x की वैल्यू कितनी आ गई +-3, ठीक है। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 46। देखिए ध्यान से देखिए 46 वाला क्वेश्चन शॉर्ट आउट करते हैं।
46 वाला क्वेश्चन है कि अगर इसको हम लोग लिखें इंटीग्रेशन 4x स्क्वायर को क्या मैं 2x का स्क्वायर प्लस 9 लिख सकता हूं, तो 2 का स्क्वायर 4x स्क्वायर करेक्ट लिख सकते। अब थोड़ा सा स्मार्ट तरीके से काम करिएगा, t इक्वल टू मान लेते अपन 2x को क्या मान लेते t, तो ये dt बाई dx इक्वल टू कितना हो जाएगा 2, यानी कि यहां से दोस्तों dx आ जाएगा अपने पास कितना dt बाई 2, dx कितना आ जाएगा dt, यानी कि इसको पूरा ही चेंज कर देते हैं हम लोग, तो हो जाएगा t स्क्वायर प्लस 9 मतलब 3 का स्क्वायर, 9 मतलब कितना 3 का स्क्वायर, जहां पे a जो है वो कितना बन गया 3। और जब भी इस तरीके का क्वेश्चन आए तो आंसर क्या बनता है इसका, इसका आंसर बनता है t बाई 2 ये इज इट इज टी स्क्वायर प्लस 9 प्लस ए स्क्वायर बाई 2, ए स्क्वायर बाई 2 यानी कि 9 बाई 2 log t प्लस टी स्क्वायर प्लस 9, ये इसका आंसर आता है। ठीक है, सीधा सीधा फार्मूला होता है कि भाई एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है तो उसका फार्मूला जो बनता है एक्स बाई 2 एज इट इज आ जाएगा ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 log एक्स के अंदर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। अब देखिए t की जगह जो था वो क्या था अपने पास, तो 2x बाई 2, अब t यानी कि 2x तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस कितना 9 प्लस ये साथ में आता है अपने पास, ठीक है, ये हो जाएगा अपने पास 9 बाई 2 log t की जगह कितना है 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9। ये वाली बात समझ में आई, तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, तो यहाँ पे क्या आ गया x 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 बाई 2 log 2x प्लस 4x स्क्वायर प्लस 9। ठीक है, तो देखिए जरा किसी ऑप्शन में मैच हो रहा है, x 4x स्क्वायर प्लस 9 प्लस 9 बाई 2, ठीक है, 9 बाई 2 log 2x 4x स्क्वायर प्लस 9, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो अपना मैच हो रहा है, डी वाला आंसर, तो इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा डी। ठीक है, चलिए आगे की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 49, fx इक्वल टू एक्स क्यूब दे रखा है, ठीक है, और जो डोमेन है वो 0 1 2 3 है, तो बोल रहा है एफ इनवर्स की डोमेन बताइए। तो यहाँ पे देखते हैं ये आपका x और आपका जो फंक्शन है दोस्तों वो दे रखा है एक्स क्यूब, और डोमेन क्या है 0 1 2 एंड 3। तो चलिए ये डोमेन है तो इसकी रेंज निकाल लेते हैं, तो 0 पर 0 आएगा, 1 पर 1 आएगा, 2 पर 8 आएगा और 3 पर कितना आएगा 27। तो ये फंक्शन की डोमेन है और ये इस फंक्शन की क्या है रेंज फंक्शन की। अब दोस्तों एफ इनवर्स एक्स में क्या होता है, सारी चीजें उल्टी हो जाती है, ठीक है, सारी चीजें उल्टी हो जाती है। तो एफ इनवर्स में क्या होता है कि इसकी जो डोमेन होती है वो एफ इनवर्स की रेंज होती है। देखो ध्यान से, एफ और एफ इनवर्स में फर्क क्या होता है, जो फंक्शन होता है उसकी जो डोमेन होती है वो एफ इनवर्स की रेंज हो जाती है, और फंक्शन की जो रेंज है वो एफ इनवर्स की डोमेन हो जाती है। तो यहाँ पे इसकी जो डोमेन है वो हो जाएगी 0 1 8 और 27। ठीक है, ये रहा अपना ऑप्शन नंबर सी, 0 1 8 27, ऑप्शन नंबर सी अपना करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अपन 48 नंबर के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन बोल रहा है द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम डिटरमाइंड बाय द वेक्टर्स, ये जो वेक्टर है इससे एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी और उसका मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा दोस्तों आई कैप जे कैप और कितना के कैप, 1 2 3 एंड 3 -2 1। ठीक है, सोल्व कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा आई कैप, इसको और इसको छोड़ दिया तो 2, और ये हो जाएगा माइनस का 6 और माइनस प्लस का 6, माइनस का जे कैप आ जाएगा, इसको और इसको छोड़ दो तो 1 × 1 1, 3 3 जा कितना माइनस का 9, प्लस का के कैप, इसको और इसको छोड़ दो तो ये माइनस का 2, ठीक है, और 3 2 जा माइनस का 6, तो ये आ जाएगा 8 आई कैप 1 - 9 हुआ -8 और -8 माइनस ये हो गया प्लस का 8 जे कैप, ठीक है, और ये हो गया दोस्तों माइनस का 8 के कैप, करेक्ट है। ये आ गया आपका वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी।
अब इसका मैग्नीट्यूड ले लेते हैं, वेक्टर ए क्रॉस वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड, तो ये हो जाएगा 64 प्लस 64 प्लस 64। इट मीन्स इसको लिख सकते हैं 3 टाइम्स 64। 64 बाहर आएगा तो क्या हो जाएगा 8√3, यानी कि ये अपना ए ऑप्शन सही है, 8√3। ठीक है, ए ऑप्शन अपना एकदम सही है, 8√3 आंसर आ गया इसका। आगे बढ़ते अपन अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 49 देखिए। ठीक है, लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर का एक क्वेश्चन लिया गया है। ठीक है, एक तो अपनों ने पहला क्वेश्चन देखा और एक ये वाला क्वेश्चन है। तो देखिए ध्यान से, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स M1 and M2 of a product. Each piece of M1 requires 9 labor hours for fabricating and 1 labor hour for finishing. Each piece of M2 requires 12 labor hours. ठीक है, 12 labor hours for fabricating and 3 labor hour for finishing. ठीक है, बोलता है फैब्रिकेटिंग और फिनिशिंग के लिए जो मैक्सिमम लेबर आवर्स है वो 180 घंटे और 30 घंटे हैं। द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 800 ऑन ईच पीस ऑफ M1 एंड ₹1200 ऑन ईच पीस ऑफ M2। भाई सिंपल सी बात है कि कंपनी दो तरीके के प्रोडक्ट बना रही, तो अपन बना लेती, एक तो M1 प्रोडक्ट बना रही और एक क्या बना रही है M2 प्रोडक्ट। अब देखना ध्यान से, तो जो M1 प्रोडक्ट बना रही है उसके लिए कंपनी को फैब्रिकेशन भी करना है और उस प्रोडक्ट की फिनिशिंग भी लाना है कंपनी को। तो जो क्वेश्चन बोल रहा है कि M1 प्रोडक्ट बनाने के लिए 9 घंटे जो फैब्रिकेशन में जाते हैं, तो 9 घंटे जा रहे हैं फैब्रिकेशन। ठीक है, और 1 घंटा जो है वो जा रहा है फिनिशिंग में। 1 घंटा किस में लग रहा है, मतलब जब एक प्रोडक्ट तैयार होगा, M1 मॉडल का एक प्रोडक्ट तैयार होगा तो उसमें 9 घंटे तो ये लग जाएंगे और 3 घंटे ये लग जाएंगे। तो ऐसे भैया X प्रोडक्ट तैयार होंगे तो 9x घंटे और ये 1x घंटे इतने लग जाएंगे। ऐसे M2 की बात करते हैं, तो M2 जो है वो 12 घंटे लेता है फैब्रिकेशन में और 3 घंटे लेता है फिनिशिंग में। अगर इसके Y पीस बना रही कंपनी तो ये हो जाएगा 12Y और कितना हो जाएगा 3Y। अब देखो फैब्रिकेशन के लिए टोटल जो टाइम है वो अपने पास 180 घंटे, मतलब ये केस बनेगा। ठीक है, और इसके लिए मैक्स टू मैक्स जो टाइम है वो अपने पास कितने घंटे, 30 घंटे। तो ये तो बन जाएंगे कांस्टेंट, क्या बन जाएंगे कांस्टेंट। और बोल रहा है कि जो M1 प्रोडक्ट है, ठीक है, आगे बोलता है कि द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 800 ऑन ईच पीस ऑफ M1। ठीक है, तो एक पर 800 बनाती तो ये 800x बन जाएगा और इस पर 1200 का प्रॉफिट तो 1200y बन जाएगा। तो Z इक्वल टू जो आ जाएगा वो 800x प्लस 1200y आ जाएगा। तो Z जो आ रहा है वो आ रहा है 800x प्लस 1200y। अच्छा, इसको कट करेंगे आप लोग 3 से कट करेंगे तो दिस इज 3x प्लस 4y लेस देन 3 से गया 4 बार और ये आ गया x प्लस 3y, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 30। तो देखिए जरा किस ऑप्शन में, हाँ मैक्सिमम 800x और 1200y ये तो मिल गया, 3x प्लस 4y लेस देन इक्वल टू 16 है, x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 30। हाँ ये मिल गया, तो ये रहा भैया अपना पहला ऑप्शन। ठीक है, देखो बाकी तो साइन में गड़बड़ दे रखी, तो इसका जो पहला ऑप्शन। तो आपको इस तरीके के कांस्टेंट बनाने आने चाहिए, कुछ नहीं करना है, बस शब्दों को ध्यान से पढ़ते जाओ तो पूरे क्वेश्चन बन जाते हैं आसानी से। ठीक है, चलिए दोस्तों, तो अपन आगे बात करें अगले क्वेश्चन की ओर। ये वाला क्वेश्चन देखिए, ये वाला क्वेश्चन है, अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी मेक्स 2 मॉडल्स M1 and M2 प्रोडक्ट, ईच पीस ऑफ M1 रिक्वायर्स 9 लेबर्स फॉर फैब्रिकेटिंग एंड 1 लेबर आवर फॉर फिनिशिंग, ईच पीस ऑफ M2 रिक्वायर्स 12, सेम टू सेम क्वेश्चन जा रहा है, तो फॉर फैब्रिकेटिंग फिनिशिंग द मैक्सिमम लेबर्स अवेलेबल आर 180 and 30 रिस्पेक्टिवली, द कंपनी मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 800 ऑन ईच पीस ऑफ M1 एंड 1200 ऑन ईच पीस ऑफ M2। भैया ये तो सेम टू सेम क्वेश्चन दे रखा है, मतलब इसका डाटा उठा लेते हैं हम लोग यहाँ पे। 3x प्लस 4y, जो कांस्टेंट दे रखा है वो 3x प्लस 4y इज लेस देन इक्वल टू 60 एंड x प्लस कितना था 3y, x प्लस 3y इज लेस देन इक्वल टू 30, इज लेस देन इक्वल टू कितना 30। और जो z है वो आपको 800x प्लस z आपको दे रखा है 800x प्लस 1200y। ठीक है, तो ये तो सेम टू सेम पीछे जैसे क्वेश्चन हो गया। अब इसमें बोल रहा है कि जो पॉइंट दे रखे है इसमें कहां पे अपने को मैक्सिमम प्रॉफिट होगा है देखना है। तो हमारा जो z है वो है 800x प्लस कितना 1200y। अब अगर मैं यहाँ पे 0 0 रखता हूं तो ये तो पूरा ही 0 0 हो जाएगा अगर ये वाला ऑप्शन रखता हूं तो।
तो ये वाला तो गया काम से। अगर मैं 20 0 रखता हूं, 20 0 रखता हूं तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, और 12 7 84 12 8 96, ये 9 6 0 0 0, ये वाला प्रॉफिट हो जाएगा। अगर ये रखता हूं मैं तो देखो ये वाला पॉइंट काम कर जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ये वाली वैल्यू भी आएगी और यहाँ पे 6 भी आएगा। तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट आपको देखने को मिलेगा इस पर भी नहीं मिलेगा, इस पर मिलेगा, ठीक है। क्योंकि ये हो रहा है यहाँ पे, अगर इस पॉइंट पर अगर बात करें तो ये वाला पोर्शन तो आपका 0 हो गया, इस पॉइंट को लेंगे तो 1 0 तो ये और 2 0, 1 2 3 0 आ गए, 8 2 कितना हो गया 16। और इस पॉइंट पर बात करते हैं, ठीक है, सी वाले पॉइंट पर, तो ये हो गया 9600 प्लस 7200। इसको ऐड करेंगे तो 2 2 0 हो गया, 6 और 2 8, 9 और 7 16। मतलब इस पॉइंट पर सबसे ज्यादा आपको प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। सी वाले पॉइंट पर जो है सबसे ज्यादा प्रॉफिट मिल रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये अपना पेपर यहाँ पे खत्म हो गया है। मिलते हैं आपसे अगले पेपर के सॉल्यूशन के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।